हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट बेंस हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है 6ठी से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या 2 चैप्टर आपको दिया जाए, भाई ये तो फ्री है, इसके बाद अगर पढ़ना है तो सब्सक्रिप्शन लो। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, वो भी फुल कंटेंट, यानी पूरा सिलेबस, कुछ भी डिडक्शन नहीं, पूरा का पूरा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो भाई इसका फायदा उठाइए और इसको आप अपने फ्रेंड सर्कल या रिलेटिव कोई भी है जो इन कक्षाओं में पढ़ते हैं, उनको ये चीज़ें सजेस्ट कीजिए, जिससे भाई उनको भी इसका फायदा मिले। डन। चलो भाई इसी के साथ करते हैं सेशन को स्टार्ट और देखते हैं भाई आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी एमसीक्यूज, जिसे हम कहते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। भाई ये करने वाले। अब ये क्यों पढ़ रहे हैं भाई? भाई ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अब का सिलेबस जो डिजाइन हुआ है उसके अंदर एमसीक्यूज भी आने लग गए हैं। भाई एमसीक्यूज जब आ रहे हैं, भाई बहुविकल्पीय प्रश्न जो आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमें इसकी प्रैक्टिस भी करनी होगी, ठीक है। और साथ साथ में जैसे कि आप लोगों को बताऊं कि इस चैप्टर में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। तो पढ़ हमने लिया है कि भाई इसका तो सबसे पहले पूरे कॉन्सेप्ट वीडियो को हमने देखा था, भाई पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। फिर पूरे एनसीईआरटी के सॉल्यूशन को हमने कर लिया। फिर उसके बाद हमने इसका एक प्रॉपर एक वन शॉट वीडियो बनाया कि भाई वन शॉट वीडियो, एक वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म हो जाए, ठीक है। उसमें हमने पूरा रिवाइज कर लिया और साथ साथ में उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन थे उसको भी क्लियर किया हमने। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं एमसीक्यूज, जिसमें भाई देखेंगे कि कोई कसर तो नहीं रह गई। भाई इसमें क्या होती है, थोड़ी सी वैरायटीज ज़्यादा होते हैं और यहाँ पर आप देखोगे कि भाई कैसे हम किसी भी क्वेश्चन को मिनटों में, मतलब कहते हैं 30 सेकंड में सॉल्व कर ले, या फिर कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक्स क्या होगी जिससे हम बहुत फास्टली सॉल्व करें। क्योंकि भाई इसकी डिमांड कहाँ होगी, भाई आगे कभी भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो उसमें आपके एमसीक्यूज ही आएंगे। तो भाई इसके प्रैक्टिस तो पहले से ही आपके होनी चाहिए। भाई कॉम्पिटिशन के एग्जाम तो आपको देने ही पड़ेंगे। भाई आगे कुछ अच्छा करना है तो भाई कंपटीशन के एग्जाम तो देने पड़ेंगे। और साथ में आपका जो सिलेबस है इसमें भी एमसीक्यूज आ रहे हैं, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए भी हमें चाहिए, ठीक है। तो भाई यहाँ पर हम करने वाले हैं बेहतरीन अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन और देखते हैं भाई कैसे कैसे क्वेश्चन और करते हैं सेशन को स्टार्ट। डन। चलो भाई ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से, जो बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला प्रश्न उसको देखते हैं भाई किस तरह का बेहतरीन क्वेश्चन है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं, यदि बिंदु P, कोई एक P बिंदु है जो कि कहाँ पर है, x अक्ष पर इस प्रकार स्थित है कि इसका मूल बिंदु से दूरी कितनी है, 3 इकाई है। अब ये कैसे है, तो इसको मैं फिगर के अकॉर्डिंग आपको समझाता हूँ। जिसके कोऑर्डिनेट एक्सेस खींच देंगे भाई, निर्देशांक के अक्ष खींच देंगे, अब उसके अकॉर्डिंग इसको समझेंगे भाई कैसे ये क्या कह रहा है, ठीक है भाई। ये हमने लिखा एक्स एक्स और ये है वाई एक्स। भाई एक्स को हमने एक्स लिखा यहाँ पर, ये एक्स डैश आएगा, और ये वाई है तो ये वाई डैश आएगा। ये चीज़ हमारे पास आ गया। डन। चलो भाई ठीक है। इसमें हम देख सकते हैं भाई नंबरिंग लिखेंगे, 1 2 3 4 कर दिया। इधर की बात करें तो ये 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आ गया और 4 आ गया। इधर की बात करें तो -1 -2 -3 और -4 है। इधर की बात करें तो -1 -2 -3 और -4। भाई ये 4 चीज़ें आ गई, मतलब चारों दिशाएं इसकी आ गई है। डन। अब देखो क्वेश्चन में जो कह रहा है उसको यहाँ पर सुटेबल, मतलब फिट करते हैं। कैसे कर रहे हैं भाई, इसने कहा यदि बिंदु P, कोई एक P बिंदु है, x अक्ष पर, x अक्ष कौन सा है, इस पर है वो बिंदु P, ठीक है। अब ये लिखा है पर स्थित है, इसका मूल बिंदु से दूरी 3 है, इसके मूल बिंदु से दूरी 3 है, यानी 3 कहाँ दूरी होगी। तो भाई मैं अगर देखूँ मूल बिंदु क्या होता है, तो भाई इसको कहते हैं मूल बिंदु, जो कि 0 है, ठीक है। 0 0 होता है। इससे दूरी 3, मतलब यहाँ पर गई दूरी 3 आ गई, ठीक है भाई। यहाँ दूरी 3 आ गई है। अब ये बिंदु क्या आएगा, तो ये बिंदु हमारे पास आएगा, इसको मैंने माना P और ये है O, और P बिंदु क्या आएगा, तो P बिंदु आ सकता है, मतलब P का मान क्या आएगा, तो भाई इसने दूरी तय की है 3, x पर 3 की है, तो x का मान 3 आ गया। और ऊपर कहाँ कितना गया, तो ऊपर तो गया ही नहीं। नीचे कितना गया, तो नीचे भी नहीं गया, मतलब y पे कोई मूवमेंट ही नहीं है। और y पे मूवमेंट नहीं है तो इसे हम 0 कहेंगे। इसका इस चीज़ के बारे में हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं और मैंने यहाँ पर भी प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया है कि भाई वो 0 कहाँ से आया। और अब एक चीज़ याद रखना, मैं बार बार चीज़ें नहीं बताता रहूँगा, अब एक चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना कि x अक्ष पर y 0 होता है और y अक्ष पर x 0 होता है। ये चीज़ ध्यान रखना, और क्यों रहता है वो मैंने बता दिया। डन। चलो भाई ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या चीज़ है भाई, P का मान ये आ चुका है। इसने क्या कहा है, अगर OP जो है वो OQ के बराबर है, ये OP जो है वो OQ के बराबर है। OQ कहाँ है भाई, OQ इसे कह रहा है तो धनात्मक, भाई OP OQ के बराबर है, तो धनात्मक y एक्सिस पर स्थित Q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब धनात्मक पर, मतलब y क्या है, पॉजिटिव वाली बात का मतलब ऊपर,
भाई वाई अक्ष पर है पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्या है, क्यू बिंदु है, और वो कितना है भाई, वो भी 3 पर ही होगा। भाई क्यों 3 पर होगा, क्योंकि इसने कहा है ओपी और ओक्यू बराबर है। अगर ओपी 3 था तो ये भी 3 ही रहेगा, तो ये भी उतना ही आएगा। तो यहाँ पर मैंने क्यू लिखा, जो कि आ गया कितना, देखो ये है वाई एक्स पर, और वाई एक्स पर क्या होगा, तो एक्स 0 होगा और वाई का मान तो 3 हो गई, ये चीज़ आ गई है। डन, चलो भाई ठीक है। अब बोलोगे सर इसने कहा था एक्स अक्ष पर 3 यूनिट दूरी कही थी, ठीक है, तो आपने इधर क्यों बनाया, इधर क्यों नहीं बनाया। देखो क्या चीज़, आप उधर बनाओ चाहे इधर बनाओ तो भी दोनों साइड ठीक रहेगा। चलो मैं इस साइड बना लेता हूँ, इस साइड बनाओगे तो भी आपके पास आएगा -3 0 आएगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसको भी आप P मान सकते थे, इसको भी P मान सकते थे, दोनों में कुछ भी हो जाएगा। लेकिन मेन मुद्दा यहाँ पर क्या है भाई, Q के बारे में, क्योंकि इसने पूछा है Q के निर्देशांक क्या होंगे, और Q को कहा है धनात्मक, मतलब ऊपर ही जाएगा, ये Q को नीचे नहीं लाना क्योंकि इसने धनात्मक कहा है। डन, तो ये ऊपर जाएगा। P को आप इधर लिखो चाहे इधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, तीनों साइड बराबर है। फिलहाल इसने कहा है Q के निर्देशांक वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो क्या आ रहा है 0 और 3 आ रहा है, 0 और 3 यहाँ पर कहाँ पॉसिबल है, तो भाई ये फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आ रहा है यहाँ पर 0 और 3, तो हम इस 0 और 3 को टिक मार सकते हैं, उसको चेक करेंगे क्या ये सही है, तो भाई देखा तो बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, तो भाई ये भी एक कहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। अब आते हैं नेक्स्ट पे और अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई किस तरीके का होगा। ओके चलो हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें, एक वृत्त जिसका केंद्र मूल बिंदु पर स्थित है, एक वृत्त है जिसका केंद्र, अब भाई ये हमारा इस तरह से निर्देशांक होते हैं, ये हमारा वृत्त है, इसका केंद्र जो है वो मूल बिंदु पर, इसका केंद्र है मूल बिंदु पर। चलो ये बहुत अच्छी बात है। अब कहा तथा त्रिज्या 5 है, इसकी त्रिज्या 5 है, चलो अच्छी बात है, और बिंदु x4 वृत्त पर स्थित है, मतलब क्या कह रखा है, वृत्त पर x4 स्थित है, x4 मतलब यहाँ पर कहीं पर, ठीक है, एक पॉइंट है जो कि x और 4 स्थित है। चलो अच्छी बात है। तब इसने कहा है कि भाई x का मान ज्ञात कीजिए, भाई x का मान क्या होगा। अब देखो एक चीज़ आपको पता है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, तो भाई 5 होगी। क्यों भाई, क्योंकि इसने कह रखा है भाई इन दोनों के बीच की दूरी 5 होगी। क्यों, क्योंकि इसने कह रखा है त्रिज्या 5 है, तो भाई इसकी त्रिज्या ये 5 होगी। अब इसको मैंने लिखा है ये 0 0 है, चलो भाई बहुत अच्छी बात है, 0 0 है, और ये x और 4 है, तो इन दोनों के बीच की दूरी 5 है, तो दूरी सूत्र लगाएं भाई, बिल्कुल लगा देते, तभी तो x का मान आएगा। तो मैंने इसको माना O, इसको माना A, तो भाई यहाँ से हम देखते हैं OA क्या होगा भाई, OA का मान कैसे निकलेगा, तो दूरी सूत्र लगेगा। दूरी सूत्र क्या होता है भाई, दूरी सूत्र होता है अंडर रूट में x2 - x1, मतलब कि इसमें से इसको घटाओ भाई, x में से 0 गया और इसका वर्ग, ठीक है, प्लस में y में से 0 गया और उसका वर्ग, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर OA की बात करें, OA कितना है, तो OA हमें दे रखा है कितना भाई, OA हमें 5 दे रखा है, क्योंकि ये तो त्रिज्या है, 5 दे रखी है, तो हमने लिखा 5, ठीक है भाई। इसके बाद यहाँ की बात करें भाई, इसमें लिख सकते हैं रूट आ गया और ये आ गया x का वर्ग और प्लस में 4 का वर्ग आ गया। इधर का रूट हटाओगे तो इधर मतलब कि दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तब जाके ये रूट कटेगा, या फिर कहो इधर का रूट हटाओगे तो इधर स्क्वायर आएगा, दोनों में बात एक ही है भाई। इसके रूट को हटाओगे तो इधर स्क्वायर आएगा, वो क्यों आ रहा है, क्योंकि स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग किया गया है। तो भाई 5 का वर्ग बराबर में x का वर्ग प्लस में 4 का वर्ग ये आ रहा है, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, ये आ गया हमारे पास। अब ये 5 का वर्ग क्या होता है 25, 4 का वर्ग 16, ये उठ के इधर आएगा, ठीक है, कर दिया, बराबर में x का वर्ग आ गया। अब यहाँ से x के वर्ग की बात करें, वर्ग अगर हटाओगे तो क्या आएगा, तो 25 में से 16 गया तो कितना बचेगा भाई 25 में से 16 गया कितना बचेगा, तो भाई यहाँ पर देख सकते हैं 4 5 9 9 बच रहे हैं, ठीक है भाई, तो मैंने 9 लिखा। अब यहाँ से वर्ग हटाए तो इधर रूट लगेगा और यहाँ पे प्लस माइनस साथ में लगेगा भाई, जब भी यहाँ पर वर्ग हटता है तो इस साइड में प्लस माइनस तो लगता ही है। डन। अब ये 9 को रूट 9 क्या होता है, तो 3 होता है, तो हम कह सकते हैं भाई ये रूट 9 जो होता है, 9 जो होता है 3 का वर्ग होता है, मतलब इसको हम 3 लिख सकते हैं। तो x का मान आ गया प्लस माइनस 3। क्या ऑप्शन में कहीं है प्लस माइनस 3, तो भाई यहाँ पर मुझे सेकंड पार्ट ऑप्शन में दिख रहा है कि प्लस माइनस 3 है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं भाई प्लस माइनस 3 जो आया है x का मान आ गया। इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो हमने देखा तो ये बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ आपने देखा भाई क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन था कि भाई एक वृत्त दिया हुआ था, ठीक है, और वृत्त की त्रिज्या आपको पता है, त्रिज्या हमेशा सेम होती है हर जगह, ठीक है, लेकिन फिलहाल त्रिज्या दे रखा है, तो अगर कोई भी बिंदु कहीं भी दे रखा है, जैसे इसने कहा है वृत्त पर स्थित है, तो उनकी दूरी जो होगी वो 5 ही होगी भाई। वृत्त पर कहीं भी कोई बिंदु दिया हो वो उसके केंद्र से एक ही समान दूरी पर होगी जो कि त्रिज्या होगी, और उसी को कंसेप्ट को लेके हमने क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व कर दिया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें, यदि बिंदुओं
क्या दे रखा है भाई, ए बिंदु दे रखा है, बी बिंदु दे रखा है, से पी जो है वो समदुरुस्त है, मतलब इन दोनों बिंदु से वो समदुरुस्त है। यानी मैं कह सकता हूँ पी एक बिंदु है जो कि एक्स और वाई हो गया, ठीक है भाई, और इस बिंदु से भाई एक यहाँ पर हो गया और एक यहाँ पर हो गया, इसका नाम मैंने ए रखा, जो कि ए कितना है, ए बिंदु है जो कि 5 और 1 है, और ये बी बिंदु है जो कि हमें दे रखा है -1 और 5 दे रखा है, ठीक है भाई, ये ए और बी बिंदु आ गया। अब यहाँ से देख सकते हैं भाई इसने क्या कहा है कि समदुरुस्त है। अब समदुरुस्त होने पर कौन सा रिलेशन इसमें से सही बैठ रहा है। अब समदुरुस्त का मतलब क्या है भाई, पी ए ये बराबर होगा पी बी के, भाई ये तो कंसेप्ट बिल्कुल ठीक है। अब भाई पी ए मतलब इसकी दूरी निकालनी, दूरी कैसे निकालूं, तो भाई रूट में लग लेगी, रूट में कहा जाए x - 5 का वर्ग होगा, कर दिया भाई। भाई फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, दूरी सूत्र क्या होता है, तो दूरी सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी सूत्र आपको पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन निकाल पाओगे। और ये दूरी सूत्र तो बहुत ईजी है, ठीक है, ये तो बहुत बार यूज़ कर लिया हमने, तो ये तो बिल्कुल आता ही होगा। डन, चलो भाई, और नहीं आ रहा तो अब तो आ ही है। ओके, अब आते हैं, करते हैं आगे क्वेश्चन। इसमें क्या है भाई, क्या हो रहा है, x2 - x1 आ गया, फिर y2 - y1 मतलब y में से भी एक को घटाएंगे, इसका वर्ग आ गया, और इसके बराबर में पीबी की बात करें, पीबी में क्या है भाई, इसमें भी x माइनस में -1, तो मैंने लिखा भाई x माइनस में -1 इसका वर्ग प्लस में y माइनस में 5 का वर्ग, भाई ये चीज़ हो गई, ठीक है, डन, चलो भाई ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं भाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, तो यानी दोनों तरफ वर्ग किया गया। भाई दोनों तरफ वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, रूट कट जाएगा, या दोनों तरफ वर्ग करो या फिर रूट से रूट काट ही दो ना, इतना क्या करना है इसमें, कौन सा हमें पूरा स्टेटमेंट लिख के सॉल्व करना है, ऐसा कुछ नहीं करना भाई। MCQ फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करो, आंसर निकालो, तो भाई रूट से रूट को काटा, बात खत्म हो गई। अब यहाँ पर क्या है, ये चीज़ आ गया है, इसको हम सॉल्व करेंगे। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, x का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर 25 होगा, और माइनस में 2ab मतलब 10x होगा, ठीक है, 2 गुने में 5 गुने में x, 2 पंचे 10 और x 10x हो जाएगा, माइनस से माइनस आ गया। इधर भी वही होगा भाई, y का वर्ग प्लस में 1 माइनस में 2ab, ये आ गया। इसकी बात करते हैं तो a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब x प्लस 1 का वर्ग क्या होता है, तो भाई x का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 2ab, ये आ रहा है, और प्लस में इसकी बात करें तो भाई y का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर 25 होगा, और माइनस में 2ab मतलब माइनस में 10 हो जाएगा, माइनस में 10y आ गया। चलो भाई ये चीज़ हमारे सामने आ गई। क्या कुछ कट रहा है, तो भाई बराबर का निशान यहाँ पर है, बराबर का निशान है, यानी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, ये चीज़ आएगा। अब जो बचा उसको लिखते हैं, ठीक है, तो क्या बच रहा है हमारे पास, तो भाई यहाँ पर बच रहा है हमारे 25 और एक 26 बच रहा है, तो लिखा मैंने 26, माइनस में 10x और माइनस में 2y, ठीक है। इस साइड की बात करें तो क्या आ रहा है, 2x आ रहा है और 10y आ रहा है, और 25 और 26, भाई 26 लिखा और 2 और 10 2x माइनस में 10y, ये आ गया हमारे पास। चलो भाई ठीक है, इस 26 से ये 26 भी हमने काट दिया। अब क्या बचा, अब हम देख रहे हैं भाई x को अलग करते हैं, y को अलग करते हैं। भाई x वाले को उठा के इधर और y वाले को उठा के इधर करते हैं, तो भाई 10y को इधर लाएंगे तो प्लस का 10y आएगा, माइनस 2y है, ठीक है। इधर 2x है, इस माइनस 10x को इधर लाएंगे तो प्लस में 10x आएगा, ठीक है भाई, ये आ गया। इसको जब मैंने घटाया तो भाई 10 में से 2 गया तो 8y, तो ये बचा 8y, और ये कितना हो गया, तो 12x हो गया, ठीक है। यहाँ से हम देख सकते हैं क्या कि भाई दोनों तरफ 4 से कट रहा है, तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी मैं कह सकता हूँ भाई 8y बटे में 4 किया और 12x, x है ना भाई, हाँ ठीक है, बटे में 4 किया, दोनों तरफ 4 से भाग किया, 4 दूनी 8 4 तिया 12, यानी हमारे पास आ रहा है 2y बराबर में 3x आ रहा है। भाई ये चीज़ें दोनों तरफ हम 4 से भाग कर दिया, या फिर कह सकते हैं 4 से को उधर जाके भाग करते तब भी वही आंसर आता है, ठीक है। तो फिलहाल हमारा आ गया 2y बराबर में 3x, कहीं ऐसा ऑप्शन है, तो भाई 2y बराबर में 3x, हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, 2y बराबर में 3x। ओके, तो यहाँ हमने देखा भाई क्या, भाई जब इसने कहा समदुरुस्त है, यानी दोनों को हमने समान दूरी पर रखा, और भाई जो दूरी का सूत्र है वही लगाया और सॉल्व करते गए, हमारा फाइनली आंसर x और y के समीकरण के रूप में आ जाएगा, ठीक है। तो भाई इसमें हमने थर्ड ऑप्शन को करेक्ट किया है, उसमें चेक करते हैं क्या ये सही है, तो इसको चेक करेंगे तो ये बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पर ये आंसर हमारा आता है। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलो भाई, हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, यदि x एक धनात्मक पूर्णांक है, कोई x जो है वो धनात्मक मतलब पॉजिटिव है, चलो अच्छी बात है। इस प्रकार है कि बिंदु P x2 जो है तथा Q 3 और -6 के बीच की दूरी 10 इकाई है। यानी हमें कह रखा है कि ये वैल्यू जो दे रखी है भाई P यहाँ पर है जो कि है x2,
और उसके बाद Q जो दे रखा है वो 3 और -6 है, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी 10 है, यानी हम कह सकते हैं PQ दे रखा है 10। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ से हमें निकालना है x का मान, तो x का मान कैसे निकलेगा, तो भाई इनकी दूरी निकालेंगे तो ये क्या है, ये हमारा x1 है और ये y1 है, ये क्या है x2 है और ये y2 है। चलो भाई अच्छी बात है। इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिखेंगे तो फॉर्मूले में क्या होता है, तो भाई होता है x2 - x1, यानी कि 3 में से गया x भाई इसका वर्ग, प्लस में भाई अगला क्या होता है y2 - y1, मतलब -6 में से गया -2, भाई 2 गया ये वाला, ठीक है, -6 - 2 ये आएगा, और इसके बराबर में है 10। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। अब हमें इसके रूट को हटाना है। रूट कैसे हटाएगा, इस रूट को हटा दे, इधर स्क्वायर लग जाएगा, भाई इधर वर्ग आ जाएगा। तो भाई मैंने लिखा है यहाँ पर 3 - x का वर्ग, और ये आ रहा है भाई -6 और -2 कितना होता है, -8 होता है, और -8 का वर्ग, तो भाई आंसर तो प्लस में आता है, किसी भी माइनस का वर्ग हमेशा प्लस में आता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई, प्लस में 8 का वर्ग आएगा जो कि 64 लिख सकते हैं, और बराबर में इस 10 का वर्ग आ रहा है जो कि 100 आएगा। चलो बहुत अच्छी बात है। इस 64 को उठा के दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या आ रहा है हमारे पास, तो भाई यहाँ पर हम कह सकते हैं भाई 100 माइनस में 64 आएगा, ठीक है। इस साइड की बात करें तो इसमें क्या है, तो इसको ऐसे ही रहने दो, इसको खोल मत देना, नहीं तो दिक्कत कर देगा, ठीक है। तो फिर से फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, फिर सॉल्व होगा, ठीक है, गुणनखंड विधि से सॉल्व होगा। यहाँ पर डायरेक्टली खत्म होगा, और वो कैसे, तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे देखिए भाई ये 36 आ गया है, इधर का स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट लगेगा, और ये आ रहा है 3 - x आ रहा है, और भाई जैसे ही स्क्वायर हम हटाते हैं तो इस साइड आता है प्लस माइनस दोनों चीज आता है। ओके चलो भाई ठीक है। अब यहाँ से हम कह सकते हैं ये क्या आ रहा है 3 - x और बराबर में रूट 36। 36 किसका वर्ग होता है, तो 6 का होता है, तो इसका मान 6 होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे +-6 होगा, यानी हम कहते हैं 3 - x बराबर में 6 आएगा, और 3 - x बराबर में -6 आएगा। ये चीज़ें आ रही हैं। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो भाई इस x को उठा के इधर भेजते हैं तो ये x आएगा, इस 6 को इधर लाएंगे तो ये -3 बच जाएगा। भाई 3 में से 6 आके घट जाएगा तो -3 हो जाएगा। डन, ठीक है भाई। यहाँ की बात करें तो क्या होगा भाई, इस x को उठा के उधर भेजा तो ये x हो गया, -6 को उठा के इधर भेजेंगे तो क्या होगा, तो -6 इधर आके प्लस जाएगा, +6 होते 9 हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं x का मान 9 आ चुका है। तो भाई x का मान 9 आया, x का मान -3, और क्वेश्चन में शुरू में ही कहा था क्या भाई, इसका धनात्मक पूर्णांक चाहिए, मतलब पॉजिटिव नंबर में आंसर चाहिए। तो भाई 9 आ रहा है, तो 9 कौन सा वाला आ रहा है, तो भाई ये वाला 9 आंसर आ जाता है। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, -3 मत लगाना, क्योंकि इसने शुरू में कहा था धनात्मक। ओके, तो यहाँ पर ये 9 आंसर आता है, और 9 को हम चेक करते हैं क्या ये सही है। तो इसको हमने चेक किया तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, तो आते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो, ओके तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, प्रश्न नंबर 5। तो यहाँ हमें दे रखे हैं 2 बिंदु, एक पहला बिंदु और दूसरा बिंदु, और बिंदु में क्या दे दिया है भाई, यहाँ तो लिखा हुआ है cos थीटा sin थीटा sin थीटा cos थीटा, यानी यहाँ पर आ गई त्रिकोणमिति। भाई ट्रिग्नोमेट्री आ चुकी है। भाई ट्रिग्नोमेट्री का आने का मतलब ये नहीं कि पूरी ट्रिग्नोमेट्री सीखनी है यहाँ पे, वैसे मैंने पूरा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का खत्म करवा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी देखिए भाई, उसको भी देखिए, उसमें भी आपको बहुत सी नॉलेज मिलने वाली है, और वो तो पढ़ना ही है भाई, पढ़ना तो है ही बिल्कुल सब कुछ। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर देखो हम देख लेते हैं इसमें क्या यूज़ होने वाला है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ होने वाला है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम sin cos, और हमें पता है कि इन दोनों बिंदुओं की दूरी ज्ञात करनी है। दूरी का मतलब वर्ग आएगा। अब वर्ग के हिसाब से sin cos में वर्ग का फॉर्मूला क्या था, तो भाई एक फॉर्मूला आपको बता देता हूँ जिसका यूज़ यहाँ पर होगा। जैसे जैसे अगर कुछ और अलग क्वेश्चन आते हैं तो और भी फॉर्मूला आपको बताए जाएंगे, ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ भाई, एक जिसका यूज़ कंपलसरी इस क्वेश्चन में होगा ही होगा, मुझे पता है। तो एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला है बस भाई, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये आपको याद होना चाहिए। डन। इसी में थोड़ी सी चेंजेस किया जाए तो चेंजेस भी क्या ही करोगे, इस कॉस को उठा के दूसरी तरफ लेके जाओ तो क्या आ जाएगा, तो भाई हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई। यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कहीं दिखता है तो उसको आप साइन स्क्वायर भी लिख सकते हो। डन, चलो भाई ठीक है। अगर मैं कॉस स्क्वायर को ही रखता यहाँ पर साइन को भेजता तब क्या होता, तो भाई ये हो जाता 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई, ये आ जाता है। तो यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर कहीं दिखता है तो वो भी कॉस ही आएगा, ठीक है। अब बोलोगे सर थीटा क्या होता है, तो थीटा ज़्यादा कुछ नहीं होता है, जैसे आप एक्स वाई कुछ भी मानते हो वैसे यहाँ पर थीटा माना गया है। और थीटा बेसिकली दिखाया जाता है कोण को। कोण जो होता है आपका 30 डिग्री 60 डिग्री 50 डिग्री कोई भी कोण होता है, उस कोण को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे लगता है कि हाँ आप कोण को ही दर्शा रहे हो। ऐसे वो कोई अलग चीज़ नहीं, वो भी एक तरह का वेरिएबल्स ही है, मतलब कि
चर संख्या ही चर ही है, जैसे x और y आप मानते हो। डन, चलो भाई ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये फॉर्मूले छोटे से आ गए हैं, इसका देखेंगे यूज होता है तो करेंगे, नहीं होता तो नहीं करेंगे, वैसे होगा, देखते हैं। चलो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं भाई, इसको मान लिया हमने a बिंदु और इसको मान लिया b बिंदु, ठीक है। यहाँ पर a में पहला होता है x1 और ये होता है y1, ठीक है भाई। इसमें देखेंगे ये x2 है और ये y2 है। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है ए बी की दूरी निकालने का। भाई इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। भाई ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब इसमें इसके मान को रख देते हैं। भाई मान को रखोगे तो क्या होगा, तो x2 कितना है, तो x2 तो 0 है, तो हमने रखा 0, ठीक है भाई। फिर माइनस में x1 क्या है, तो ये पूरा है, तो इसे हम लिख सकते हैं a cos थीटा प्लस b sin थीटा। भाई ये चीज़ आ गया, ठीक है भाई। और इसका पूरे का वर्ग आएगा, तो हमने क्या किया, x2 माइनस x1 को ही लिखा यहाँ पर और पूरे का वर्ग किया, जो कि यहाँ पर फॉर्मूले में था। डन। अब इसको करते हैं, तो यहाँ हमने किया भाई y2 है, तो y2 कितना है, ये आ गया a sin थीटा माइनस b cos थीटा और उसके साथ माइनस में 0 आ रहा है, ठीक है भाई, माइनस में 0 आ रहा है। भाई यहाँ पर हमने क्या किया, y2 माइनस y1, y2 ये था और माइनस में y1 मतलब 0 कर दिया है, 0 करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखते हैं आगे क्या होगा। तो यहाँ की बात करें तो भाई इसमें मैंने देखा कि 0 में से कुछ भी जाएगा तो माइनस में वही चीज़ आ जाएगा, और उसका वर्ग है, वर्ग अगर किसी माइनस चीज़ का है तो वो प्लस कर देगा। यानी हम यहाँ देख पा रहे हैं क्या आ रहा है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा और इस पूरे का वर्ग है, ठीक है। यहाँ की बात करें तो ये आएगा a cos थीटा a sin थीटा माइनस b cos थीटा और इस पूरे का वर्ग आएगा। भाई ये चीज़ आ गया। अब हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है भाई, बिल्कुल। चलो भाई ठीक है, तो वो लगाते हैं हम। तो लगाना क्या है, तो कैसे लगेगा वो, तो यहाँ पर देख सकते हैं भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा, प्लस b का स्क्वायर यानी b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। और प्लस में होता है 2ab, यही फॉर्मूला होता है, तो लिखा भाई 2ab cos थीटा और साइन थीटा। ये हमने खोल दिया पहले वाले को और ये आ गया। डन। अब इस दूसरे वाले को खोलते हैं, दूसरे वाले को खोलेंगे तो क्या आएगा, तो भाई प्लस में लिखा है यहाँ पर, इसमें करेंगे तो ये क्या आएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा, जो कि होता है पहला a स्क्वायर, ठीक है। प्लस में यहाँ पर बात करें सेकंड वाला तो b स्क्वायर आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, ये आएगा b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और फिर आएगा माइनस 2ab क्योंकि माइनस में लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने लिखा माइनस 2ab और साथ में साइन थीटा कॉस थीटा, ये चीज आ गया। डन। चलो भाई ठीक है। अब इसमें देखते हैं भाई क्या कट रहा है और क्या नहीं कट रहा है। तो यहाँ हमने देखा कि भाई 2ab cos थीटा sin थीटा, 2ab cos थीटा sin थीटा, ये आपस में कट गया। डन। अब इसमें देखते हैं भाई और क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं इसमें a स्क्वायर है, इसमें a स्क्वायर है, क्या दोनों में a स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो भाई बिल्कुल ले सकते हैं। तो भाई मैंने अगले स्टेप में क्या लिखा है, इस a स्क्वायर को इस a स्क्वायर के साथ कॉमन ले लिया, तो a स्क्वायर को कॉमन लिया, अंदर बच गया cos स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसमें देखते हैं भाई b स्क्वायर यहाँ पर भी, b स्क्वायर यहाँ पर भी, तो इन दोनों में b कॉमन ले लिया, तो b कॉमन लेंगे, सॉरी b स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। क्या कहीं उसमें से कोई फॉर्मूला यहाँ पर लग रहा है, तो भाई बिल्कुल लग रहा है। क्या लग रहा है भाई, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक होता है। अब वही चीज हमने यहाँ लिखा, देखो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ये भी एक होगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये भी एक होगा। यानी हम इसका आंसर सीधे लिख सकते हैं, क्या आ गया भाई, भाई ये तो एक हो गया, ये एक हो गया, तो बचा तो सिर्फ a स्क्वायर और b स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं बस a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। डन। ये चीज़ हमारे सामने आ गई। यानी अब आपके एक चीज़ माइंड में सेट हो चुका है कि एक छोटा सा फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, और इसी के हिसाब से ये फॉर्मूला तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा हुआ है। अब उसके हिसाब से यहाँ फाइनली लास्ट में हमने इसकी जगह एक एक रखा और आंसर हमारे सामने है। क्या ऐसा ऑप्शन है, तो भाई ये ऑप्शन नंबर चौथा हमें यहाँ पर दिख रहा है, जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आ रहा है। अब इसको चेक करते हैं क्या ये सही है। तो इसको हमने चेक किया तो
भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हमने देखा ये क्वेश्चन भी बड़े आसानी से हमने कर दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वैसे बताऊँ ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं जो दो चैप्टर्स को कहते हैं कंबाइन करके बनाई जाती है उसमें से, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये क्वेश्चन हो चुका है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो भाई। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें, यदि बिंदु 4P10 के बीच की दूरी 5 मात्रक है, या इकाई कह सकते हो या यूनिट कह सकते हो, ठीक है भाई, तो P का मान ज्ञात कीजिए। तो भाई इसको मैंने माना A बिंदु, इसको माना B बिंदु, इसमें ये आ गया x1 और ये y1 और ये x2 और ये y2, ठीक है भाई, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से इनके बीच की दूरी निकालेंगे, तो दूरी कैसे निकलती है, तो AB के बीच की दूरी आएगी रूट में, ठीक है, और ये होता है x2 माइनस x1, मतलब एक में से गया 4, ठीक है। उसके बाद y2 माइनस y1 मतलब 0 में से गया P, और ये दे रखा है 5 इकाई, भाई 5 यूनिट दे रखा है, ठीक है भाई। अब इसमें क्या चीज़ है भाई, इधर का रूट हमें हटाना है, रूट हटाओगे तो उधर वर्ग लग जाएगा, क्योंकि हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं तभी रूट हटता है। तो यहाँ का रूट हटेगा, उधर वर्ग लग जाएगा, और उधर वर्ग लगते ही क्या चीज़ हो जाएगा, तो यहाँ हम कह सकते हैं ये आ गया 25, ठीक है। इधर की बात करें तो एक में से 4 गया तो 3 बचा, और -3 बचा है, -3 का वर्ग तो भाई प्लस का आएगा, क्योंकि माइनस का वर्ग हमेशा प्लस का होता है। तो भाई -3 का वर्ग क्या हो जाएगा, तो 3 3 9 आ गया, ठीक है। और -P का वर्ग सिर्फ P का वर्ग आएगा, अब बराबर में 25 है। P के वर्ग की बात करें तो 9 उठ के उस साइड जाके माइनस जाएगा, तो 25 माइनस में 9 आएगा, और P का वर्ग आ रहा है 16, और इस हिसाब से P का मान क्या होगा, तो भाई वर्ग हटाते उस साइड रूट लगेगा, तो हमने लगाया रूट 16, और साथ में लगता है प्लस माइनस, भाई ये चीज़ होगा। और रूट 16 किसका वर्ग होता है, तो 4 का होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या भाई, प्लस माइनस 4 आ गया, यानी P का मान प्लस माइनस 4 आ गया। क्या ऑप्शन में कहीं है, तो भाई ये रहा फर्स्ट ऑप्शन प्लस माइनस 4। बच्चे गलती कहाँ करते हैं, ये प्लस माइनस नहीं लगाते हैं, 16 की जगह सीधे 4 लिखा है यहाँ पे, रूट 16 की जगह सीधे 4 लिखा और 4 पर टिक मार के आंसर निकल जाते हैं, तो हो जाता है गलत। तो यहाँ पर आपको देखना है भाई, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हो तो यहाँ पर कोई भी जो निर्देशांक है वो प्लस और माइनस दोनों में हो सकता है, क्योंकि आपको पता है इसमें x नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, y पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव होता है, हर चीज़ें हो सकती है, इसलिए हम यहाँ पर प्लस माइनस ले रहे हैं। डन। तो इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो इसको चेक किया तो बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके चलो। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक रेखाखंड की लंबाई 10 इकाई है, चलो बहुत बढ़िया। यदि इसके एक सिरे का निर्देशांक 2 और -3 है तथा दूसरे सिरे की भुजा 10 है, तो इसकी कोटि ज्ञात कीजिए। अब ये भुज और कोटि क्या था, भुज और कोटि क्या थी, तो भाई भुज होता था x का मात्रक और कोटि क्या होती थी y, यही चीज़ था। तो भाई यहाँ पर हम देखते हैं भाई क्या क्या रखा है, एक रेखाखंड की लंबाई 10 दे रखी है, भाई एक रेखाखंड हमारे पास ये है, इसकी लंबाई 10 दे दी है, चलो भाई बहुत बढ़िया। उसमें क्या रखा है, यदि इसके एक सिरे पर 2 और -3 है तो एक सिरे पर क्या कर दिया 2 और -3 है, ठीक है भाई। और इसने कहा दूसरे सिरे का भुज जो है वो 10 है, भुज की बात करें तो यहाँ पर क्या है, भुज तो 10 है, ठीक है। और कोटि ज्ञात करना है, मतलब यहाँ पर ये y हमें नहीं पता, ये देख लिए। इस तरह से भी क्वेश्चन को दे सकता है भाई। इसमें क्या किया है, बस एक नया वर्ड लेके आ गया, क्या, भुज और कोटि। और अगर आपने ये वर्ड नहीं पढ़ा हुआ है तो आप फंस जाओगे यहाँ पे, भाई भुज क्या था, कोटि क्या था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है भाई, एक बिंदु पता है, दूसरा बिंदु उसने कहा भुज 10 है और कोटि y है, ठीक है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी 10 है, तो यहाँ से हम इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे और बहुत ही आराम से इस क्वेश्चन को निकाल पाएंगे। और वो कैसे, तो भाई मैंने लिखा यहाँ पर a और b के बीच की दूरी, और ये क्या होता है, अंडर रूट में होता है, क्या होता है भाई, x2 माइनस x1 मतलब 10 में से गया 2, यही होगा भाई। उस 10 में से इस 2 को घटाएंगे, तो भाई घटा दिया। फिर y में से माइनस करेंगे 3 को, तो y में से माइनस किया -3 को, और इसका वर्ग आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हमें पता है AB का मान, AB के बीच की दूरी कितनी है, 10 इकाई है, तो इसको लिखा है 10, ठीक है। 10 में से 2 गया तो कितना बचेगा, तो ये बचा 8 का वर्ग, और ये क्या है y + 3 हो जाएगा, तो ये भी लिख दिया। अब यहाँ से रूट हमें हटाना है, तो कैसे हटेगा, तो भाई दोनों तरफ वर्ग करेंगे, रूट हट जाएगा। तो भाई दोनों तरफ वर्ग करने का मतलब इधर तो आ गया 100, ठीक है, इधर का हट गया रूट, और अंदर जो है वो 8 का 64 आ गया, और ये आ गया है y + 3 का पूरा वर्ग। चलो भाई ठीक है, इस 64 को उठा के इस साइड लेके आ जाते हैं, तो इस साइड लेके आएंगे तो घट जाएगा, 100 में से 64 गया, बराबर में y + 3 का वर्ग, ये चीज आ गया है। अब इसको अगर मैं घटाता हूं तो ये आ जाएगा 36,
देखो क्या करना, इसको पूर्ण वर्ग मत खोलना। अगर आप पूर्ण वर्ग खोलोगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। लेंथी ये हो जाएगा कि इसमें आपको गुणनखंड विधि दोबारा लगानी पड़ेगी और फिर से यही आंसर आएगा, ठीक है। इसलिए उसको गुणनखंड इसको इसके वर्ग को नहीं खोलना, उसको डायरेक्ट यहाँ पर देखो कैसे होगा। अब डायरेक्ट कैसे हो रहा है, तो y प्लस में 3 तो आ गया वर्ग का, ठीक है। जैसे ही आप वर्ग हटाओगे तो इधर रूट लगेगा, और रूट लगने का मतलब y प्लस 3 बराबर में अंडर रूट में 36 आएगा, और इसके साथ प्लस और माइनस दोनों चीज आएगी, क्योंकि जैसे ही वर्ग हटाते हैं तो दूसरी साइड प्लस और माइनस दोनों आता है, ओके। और इसके बाद यहाँ पर हमें पता है 36 होता है 6 का, तो इसको लिख दिया यहाँ पर 6, और ये आ गया y प्लस 3। अब यहाँ पर एक बार प्लस लिखेंगे एक बार माइनस लिखेंगे, दोनों आंसर इसके आएंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई y प्लस में 3 बराबर में 6 आ रहा है, और y प्लस में 3 बराबर में माइनस 6 आ रहा है। अब यहाँ से y का मान कितना आएगा, तो 6 में से 3 घट जाएगा तो बचा कितना 3, भाई ये आ गया। अब यहाँ से y का मान जो निकालेंगे वो 3 उस साइड जाएगा, तो ये आएगा भाई -9 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 प्लस का था उधर जाके माइनस जाएगा, -9 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब यहाँ पर कहीं आंसर है 3 और -9, तो भाई कहाँ दिख रहा है, तो भाई ये हमें आंसर दिख रहा है 3 और -9, ठीक है, ये दिख रहा है 3 और -9। तो हमारा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आता है, जिसमें हमने देख लिया इसमें y के जो मान आया है वो 3 और -9 है। यानी इस y की जगह अगर 3 रखोगे तब भी इनके बीच की दूरी 9 ही 10 ही आएगी, और अगर इस y की जगह आप -9 रखोगे तब भी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 10 ही आएगी। और चेक करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल चेक कीजिएगा। चेक इसको कैसे करना है, दोबारा से इनकी दूरी निकालना, वैल्यूज रख के अपने आप चेक हो जाएगा आपका क्वेश्चन कि क्वेश्चन आपका सही है कि गलत है। डन। फिलहाल हम चेक करते हैं क्या ये सही है, तो इसको यहाँ पर हमने देखा तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके चलो। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो भाई 8वां क्वेश्चन इसमें हमें दे रखा है भाई 0 0 1 0 और 0 1 से बने त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है। भाई परिमाप क्या होता है, एक त्रिभुज हमारे पास है, ये रहा, इसमें हमने लिखा भाई पहला है 0 0, दूसरा है 1 0 और तीसरा है 0 1। इसका परिमाप हमें ज्ञात करना है। तो भाई परिमाप कैसे ज्ञात होगा, भाई इसका परिमाप कैसे ज्ञात होगा, तो परिमाप का मतलब क्या होता है, परिमाप का मतलब होता है त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई को जोड़ दो, वही परिमाप होता है, यही होता है। यानी कि मैंने लिखा है यहाँ पर A B और C, ये त्रिभुज है, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC का परिमाप। भाई त्रिभुज ABC का परिमाप क्या होगा, तो भाई तीनों भुजाएं जोड़नी होगी, यानी AB प्लस BC प्लस CA। भाई ये तीनों भुजाएं आपने जोड़ दी तो इसका परिमाप आ गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं पहले AB कैसे निकलेगा, तो AB का वही दूरी का सूत्र लगा रहा है, हम कुछ ज़्यादा नहीं लगा रहे, दूरी का सूत्र AB यानी x2 माइनस x1, मतलब 1 में से गया 0, भाई यहाँ मैंने लिखा 1 में से 0 गया उसका वर्ग, और प्लस में 0 में से 0 गया उसका वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर 0 में से 0 क्या होता है, 0 बचा, 1 में से 0 गया तो 1 बचा, और 1 का वर्ग क्या होता है, 1 ही होता है, तो यहाँ पर रूट 1 आएगा, और इसको हम 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी हमने देखा AB का मान तो 1 आ गया। दूसरे की बात करते हैं BC को देखा, इसमें हमने देखा तो भाई क्या आएगा, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 0 माइनस 1 का वर्ग, x2 माइनस x1 का वर्ग होगा, तो 0 माइनस में 1 का वर्ग आएगा, ठीक है, प्लस में 1 माइनस 0 का वर्ग होगा, क्योंकि y2 माइनस y1, भाई 1 में से 0 जाएगा, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1 माइनस 0। अब यहाँ देख सकते हैं 0 में से 1 जाएगा तो -1 का वर्ग 1 ही होता है, तो भाई यहाँ मैंने लिखा ये क्या आ रहा है, भाई रूट में 1 आ रहा है। इसकी बात करें 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो ये भी 1 ही आ रहा है। अब बराबर में कितना आ गया, रूट 2 आ गया। चलो भाई ठीक है, BC रूट 2 आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं AC का, AC का मान कितना है, तो AC की बात करें तो AC के अंदर क्या आएगा, तो भाई इसमें भी वही है भाई x2 माइनस में x1, मतलब 0 में से 0 जाएगा, तो भाई 0 में से हमने 0 को घटा दिया, ठीक है, प्लस में y2 माइनस y1, मतलब 1 में से 0 को घटा दिया, ये आ गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं भाई 0 में से 0 गया तो 0 ही बचेगा, 1 में से 0 गया तो 1 बचेगा, 1 का रूट क्या होता है, भाई रूट 1 होता है, जो कि 1 ही होता है, ये आ गया। अब यहाँ से हम त्रिभुज के परिमाप की बात करें तो तीनों को जोड़ना था, यानी इन तीनों को जोड़ेंगे, यानी 1 प्लस 1 प्लस रूट 2, यानी कि हम कह सकते हैं 2 प्लस रूट 2, ये इस त्रिभुज का परिमाप आएगा। क्या ऑप्शन में कहीं पर है कि भाई 2 प्लस रूट 2, तो भाई यहाँ पर हमें दिख रहा है चौथा ऑप्शन बिल्कुल 2 प्लस रूट 2, और उसको चेक करते हैं क्या ये सही है। तो हमने देखा यहाँ पर
भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ हमने देख लिया भाई हमने निकाला क्या है। भाई परिमाप का एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि भाई परिमाप निकालना है त्रिभुज का या किसी भी भुज का निकाल लो, उसमें करते क्या है, सारी भुजाओं को जोड़ देते हैं, वही उसका परिमाप होता है। ठीक है, तो फिलहाल भी हमने सारी भुजाओं को जोड़ा है, तो इसमें तो 3 भुजा थी, तीनों को जोड़ा और तीनों की दूरी अलग अलग से निकाली, उसको आपस में जोड़ दिया और आंसर तो आना ही था। डन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। ओके चलो, हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ हमें दे रखा है भाई यदि ए बी सी, ये 3 बिंदु हमें दे रखा है, एक त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं, ठीक है भाई, तो शीर्ष सी से गुजरने वाली माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब ये क्या कह रहा है भाई, यहाँ पर मैंने इस तरह से बना दिया, ये हमारे पास ए है, ये बी है और ये सी है। ए कितना है तो 2 2, इसको मैंने लिखा ए जो है वो 2 और 2 है। ठीक है, बी की बात करें तो ये कितना है तो -4 और -4 है, और सी की बात करें तो 5 और -8 है। ठीक है भाई, ये चीज आ गया हमारे पास। अब इसने कहा है सी से गुजरने वाली माध्यिका के बारे में बात कर रहा है, मतलब सी से हम गुजरने वाले माध्यिका के बारे में बात करेंगे। भाई ये क्या है माध्यिका, और माध्यिका का मतलब क्या होता है भाई, माध्यिका का मतलब वो रेखा होती है जो एक शीर्ष से जा रही है और उसके सामने वाले शीर्ष को समद्विभाजित करती है, यानी ये इसका मिड पॉइंट है। ये भाई मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु कैसे निकाला जाता है, तो भाई मध्य बिंदु निकालने के लिए x1 + x2 बटे में 2 होता है, यानी कि अगर इस d का मान मुझे निकालना है यहाँ पर, तो भाई 2 प्लस में, ये क्या लिखा, 2 प्लस में -4 और बटे में 2, यही होगा भाई। 2 प्लस में -4 तो माइनस ही होगा। अब इसको सॉल्व किया जाए तो ये कितना आ रहा है भाई, ये x निकलेगा इसका, तो ये आ रहा है -2 बटे में 2 और कट के -1 आ रहा है भाई, यहाँ पर तो आ जाएगा -1। ठीक है भाई, उसके बाद नेक्स्ट की बात करें क्या होगा, तो भाई 2 + -4 बटे में 2, फिर से सेम आ रहा है, यानी ये भी आपका -1 ही आएगा। ठीक है, सेम आ रहा है। तो यहां से हमने डी बिंदु ज्ञात कर लिया। इसने कहा था भाई क्या कह रखा है, तो शीर्ष से सी से गुजरने वाले माध्यिका की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी इसकी लंबाई, यानी सी डी हमें ज्ञात करना है। तो सी डी की बात करें तो सी डी कैसे निकलेगा भाई, वही फॉर्मूला, दूरी का सूत्र। और क्या हो रहा है भाई, x2 - x1 यानी -1 माइनस में 5 इसका वर्ग होगा, प्लस में y2 - y1 मतलब -1 माइनस में -8 इसका वर्ग होगा। भाई यही चीज होगी। डन। अब इसमें अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो क्या आ रहा है भाई, -1 और -5 -6 होता है, और -6 का वर्ग सिर्फ 6 का वर्ग होता है, क्योंकि माइनस को प्लस कर देता है उसका वर्ग। डन। तो 6 का वर्ग क्या आ रहा है, तो 36 आ रहा है। यहाँ की बात करें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +8 - 1, 8 में से 1 गया, कितना बचा, तो भाई 7 बचा है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि भाई ये आ रहा है 7, और ये 7 का वर्ग आ गया। 7 का वर्ग क्या होता है, तो 7 का वर्ग 49 होता है। तो भाई ये भी हमने लिख दिया। डन। अब इसको अगर मैं जोड़ता हूं तो कितना आएगा, तो जोड़ने पे ये आ रहा है 6 जोड़ते ये 55 आएगा। ठीक है, 55 के साथ 3 जोड़ते 85 आ जाएगा, मतलब कि ये आ जाएगा भाई √85 ये आ रहा है। मतलब इसके माध्यिका की लंबाई कितनी आ रही है, रूट में 85 आ रही है। रूट में 85 क्या है, तो भाई ये तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आता है भाई, रूट में 85 आ चुका है। तो भाई यहाँ पर हमने देख लिया रूट में 85 आ गया है। इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई देखा तो बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पर आपको बस क्या करना था, इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट ये था कि भाई माध्यिका वाली बात कर दी थी, और माध्यिका के लिए आपको पता होना चाहिए माध्यिका एक ऐसी रेखा होती है जो त्रिभुज के जिस शीर्ष से माध्यिका खींची जाती है उसके अपोजिट साइड में जो भुजा होती है उसको समद्विभाजित करता है। तो हमने देख लिया भाई यहां से अगर माध्यिका खींची तो ये डी बिंदु ए बी का मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु से पहले वो बिंदु निकाला और फिर माध्यिका की लंबाई, तो भाई दूरी सूत्र है वो निकाला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके का है। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ में दे रखा है यदि बिंदु 0 0 3 √3 और 3 और लैम्डा। अरे लैम्डा क्या है, ये क्या है, ये लैम्डा क्या होता है, तो लैम्डा भी ऐसे ही आपके पास समझ लो x और y की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पर मैथमेटिक्स में इन चीज़ों का यूज़ होगा। इसलिए मैथमेटिक्स जो अच्छे लेवल पे जाओगे तो इसके यूजेस बहुत ज़्यादा होंगे, तो इसलिए आपको पहले से इसके सिंबल एटलीस्ट लिखने की आदत डलवाई जा रही है कि आप सिंबल इसके लिख पाओ। ठीक है, चलो भाई। अब यहाँ पर क्या है भाई, 0 0 3 √3 3 लैम्डा एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज यानी कहा जाए एक त्रिभुज मैंने बनाया यहाँ पे, और यहाँ पर लिख दिया भाई 0 0 3 √3 और क्या है भाई 3 और लैम्डा है। ये चीज हमारे पास है,
डन भाई, ये चीज 3 चीज हो गई। अब इसने कहा ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु की बात करें तो ये भाई ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, ये हमें दे रखा है, ठीक है। अब इस अनुसार हमें लैम्डा का मान ज्ञात करना है। अब देखो क्या चीज़ है भाई, इस बिंदु से सी से बी की दूरी और सी से ए की दूरी क्या बराबर होगी, तो भाई बिल्कुल बराबर होगी। तो भाई पहले इसकी दूरी निकालो और इसकी दूरी निकालो, 2 समीकरण आएंगे, उसका आपस में हल करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई, आंसर आ जाएगा। या फिर ये तरीका करो, इसकी दूरी और इसकी दूरी, या फिर ये तरीका करो, इसकी दूरी और इसकी दूरी निकाल लो, तब भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई हम क्या करते हैं, दूसरा वाला ट्राई करते हैं। कौन सा, ये वाला। इससे हमारी ए बी की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, मतलब इसके भुजा की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। तो हम पहले ए बी निकालते हैं, ए बी की दूरी। यहां से हमने क्या, तो भाई क्या आ रहा है, 3 - 0 का वर्ग प्लस में √3 - 0 का वर्ग, ये आ रहा है। इसको हम कर सकते हैं 3 का वर्ग आ जाएगा, मतलब ये 9 आ रहा है, और √3 का वर्ग हो जाएगा जो कि 3 आ रहा है, जो कि होता है √12 होता है। और इसको क्या लिखते हैं, तो 4 तिया 12 होता है, ठीक है। 4 क्या होता है, 2 का वर्ग होता है। यानी हम इस √12 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 लिखा जा सकता है। 2 का जोड़ा बन रहा है, जिसका जोड़ा बनता है उसका वर्ग बन जाएगा, और वो आ जाएगा रूट से बाहर, और जो बेचारा अकेला फंसेगा वो फंसा ही रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम देख सकते हैं भाई क्या आ गया है, 2 का वर्ग आ रहा है, मतलब 2 आ गया, √3 अंदर आ गया है। यानी हम कह सकते हैं इस त्रिभुज की भुजा 2√3 है। डन, चलो भाई ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं AC की। तो AC कैसे निकाला जाएगा भाई, AC की बात करी हमने तो ये हमारे पास आ रहा है कैसे, तो भाई यहाँ पर देखेंगे 3 - 0 का स्क्वायर और लैम्डा - 0 का स्क्वायर, 2 चीज़ कर रहे हैं भाई। 3 - में 0 का वर्ग आ गया, प्लस में लैम्डा -0 का वर्ग आ गया, ठीक है। यहाँ पे 3 में से 0 गया तो भाई 3 ही आएगा, तो 3 का वर्ग आ रहा है, और प्लस में ये आ रहा है लैम्डा का वर्ग आ रहा है। और AC क्या है, AC जो है वो AB के बराबर ही होगा, यानी इसके मान को मैं यहाँ पर रख सकता हूँ भाई, बिल्कुल रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर रखा 2√3। रूट हमें हटाना है तो दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा, दोनों तरफ वर्ग करोगे तो 2 का वर्ग 4 आएगा और √3 का वर्ग 3 आएगा, ठीक है भाई। इधर का वर्ग हट गया तो ये 3 का वर्ग 9 आ गया, और ये लैम्डा का वर्ग रह गया, ठीक है भाई। अब ये 4 तिया 12 और ये 9 है, तो भाई 12 में से 9 को घटा दिया भाई, 9 से हटा के घट जाएगा, और ये आ गया लैम्डा का वर्ग, ठीक है। अब यहाँ से देख सकते हैं 12 में से 9 गया तो 3 बचा, यानी लैम्डा का वर्ग जो है ये आ गया 3, और लैम्डा का मान कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ±√3 आ जाएगा भाई। ये चीज़ आ गई। क्या ऑप्शन में कहीं है ±√3, तो यहाँ तो ऑप्शन में नहीं दिख रहा भाई, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिख रहा लैम्डा का मान ±√3 कहीं पे। तो फिर हम क्या करेंगे भाई, क्या माइनस को लगा दे कि इनमें से कोई नहीं पे लगा दे, तो भाई यहाँ पर भाई माइनस को तो नहीं लगाते, क्योंकि अगर ये √3 होता तो हम सोचते भी, ठीक है। फिलहाल हमारा √3 है और यहाँ आंसर 3 लिखा है, तो नहीं लगा सकते। तो यानी इनमें से कोई नहीं पर ही ऑप्शन जाएगा ये, ठीक है। इनमें से कोई नहीं पर जाएगा। और हमने किया क्या, एक बार देख लीजिए। हमने एक भुजा की दूरी निकाली जो कि हमारे पास 2√3 आ चुका है, जिसमें हमने 3 में से 0 घटाया, √3 में से 0 घटाया, और 3 का वर्ग 9 और √3 का वर्ग 3 आ गया, इनको जोड़ा √12 और ये आ गया 2√3। दूसरे इन दोनों के भुजाओं की दूरी निकाली तो 3 में से 0 गया तो 3 बचा, लैम्डा -0 लैम्डा हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 है, इसका ये है, इसका स्क्वायर 12 आ गया। 9 को हमने घटाया, लैम्डा का मान, लैम्डा स्क्वायर का मान 3 आया, जो कि ±√3 आएगा, ठीक है। यानी हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो उस कंडीशन में यहाँ पर इनमें से कोई नहीं पर ही टिक लगेगा। और चेक करते हैं क्या ये सही है, तो इसको हमने चेक किया तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके चलो। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो भाई प्रश्न नंबर 10 है, और 10 में क्या कह रहा है कि भाई ये 3 बिंदु हैं, ठीक है, ये आपस में संरेखी हैं। संरेखी का मतलब क्या होता है, तो भाई संरेखी की बात करें तो यहाँ पर ये A आ गया, ये B आ गया और ये C आ गया, ठीक है। संरेखी की बात करें तो भाई संरेखी का मतलब होता है एक ही रेखा पर तीनों बिंदु आ गए, एक ही रेखा पर तीनों बिंदु आ गए। तो भाई ये 3 बिंदु अगर एक ही रेखा पर ना होते, ये ऊपर होता तो क्या होता भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता, सॉरी त्रिभुज बन जाता भाई। इस बिंदु को अगर मैं ऊपर रखता हूँ, इस बिंदु को मैं यहाँ रख दूँ तो भाई ये ऐसे त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। लेकिन इस बिंदु को उठा के आप यहाँ रख दे तो ये त्रिभुज तो खत्म हो गया, त्रिभुज खत्म हो गया, वो तो नीचे आके फिर एक लाइन पे आ गया। तो अब त्रिभुज जो बना है वो किसका क्षेत्रफल क्या है, तो भाई वो तो खत्म हो गया है, यानी क्षेत्रफल 0 हो गया है। यानी जब भी संरेखी आपको मिले तो कह देना भाई इसका क्षेत्रफल 0 होता है, ठीक है। तो इसके क्षेत्रफल 0 होने का मतलब ये है कि मैंने जो ABC यहाँ पर माना है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्षेत्रफल ABC ये होता है 0, ठीक है, ये चीज 0 होता है। डन, चलो भाई ठीक है। अब यहाँ पर ABC क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, तो क्षेत्रफल के फॉर्मूले की बात करें तो ये हमारा होता था 1/2,
ठीक है, और उसके बाद x1 y2 y3, तो ये था हमारे पास 23, ये चीज़ थी। और उसके बाद क्या आएगा भाई x2 और ये आएगा 31 3 और 1 आएगा, और x3 ये आएगा 12, मतलब 1 और 2 आएगा। ये आ गया, ये तरीका होगा आपका याद करने का। डन। अब इसमें देखोगे भाई क्या क्या चीज़ें हैं, तो भाई ए बी सी हमारे पास तो है, लेकिन यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं, ये हमारा x1 और ये y1, ये x2 और ये y2, और ये x3 और ये y3, इसको यहाँ पर रखते हैं और आंसर निकालते हैं। और हमें मालूम है ये संरेखीय, संरेखीय मतलब इसका क्षेत्रफल तो 0 हो गया, ये आ गया 1/2, और यहाँ की बात करें तो x1 कितना है, तो k है, ठीक है भाई। ये आ जाएगा y2 कितना है भाई, y2 इतना है 3k, ठीक है। और y3 की बात करें तो कितना है, तो 1 है, तो ये 1 लिख दिया। x2 की बात करें तो कितना है, 3k। y3 की बात करें तो भाई 1 है, तो 1 लिख दिया। y1 की बात करें तो कितना है भाई, 2k, तो 2k लिख दिया। उसके बाद फिर x3 कितना है भाई, तो 3 है, तो 3 लिख दिया। y1 की बात करें कितना है, 2k लिख दिया। और उसके बाद फिर y2 की बात करें 3k, तो 3k लिख दिया। ये हमारे पास आंसर आ चुका है, मतलब ये हमारा क्षेत्रफल आ चुका है ऐसे, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पर लिख दिया इस तरह से। डन। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो इस 2 को उठा के 0 करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ अंदर गुना करेंगे तो क्या आ रहा है भाई, 3k का वर्ग आ रहा है, माइनस k आ रहा है। इसको अंदर गुना करेंगे तो 3k आएगा, और 3k को 6 से करेंगे तो माइनस 6k का वर्ग आएगा, ठीक है। इसको अंदर गुना करेंगे तो भाई x3 3 था, इसको अंदर गुना करेंगे 3 दूनी 6k आएगा, ठीक है। इसको अंदर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 तिया 9k आएगा। भाई ये हमारे पास आ रहा है। डन। चलो भाई ठीक है, ये हमने कर दिया। अब इसमें देखेंगे क्या कुछ कट रहा है, क्या कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा तो भाई हम देख पा रहे हैं भाई 3k और 6k, मतलब ये आ रहा है -3k का वर्ग आ गया, ठीक है। और की बात करें तो भाई क्या है, 6 में से 9 गया, 6 में से 9 गया, कितना जाएगा, 3 बचेगा, -3k और ये +3k, तो ये 0 हो जाएगा, और बचा सिर्फ -k, तो यहाँ पर हमने लिख दिया -k, ठीक है। और बराबर में 0 है। यहाँ पर से क्या होगा भाई, माइनस तो खत्म हो जाएगा। क्यों माइनस खत्म हो जाएगा, मॉड है, ये मॉड इस माइनस, यानी कि क्षेत्रफल कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस माइनस को कॉमन लेके खत्म कर दोगे तो ये आ जाएगा 3k का वर्ग, और प्लस में k आ रहा है भाई, ये आएगा, ठीक है भाई। दोनों का माइनस कॉमन लेके खत्म कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं भाई आगे क्या होगा। तो आगे हम देखते हैं, ये हमने लिख दिया भाई 3k का वर्ग यहाँ पर, और इस k को उठा के लिख दिया इधर -k। चलो भाई बहुत बढ़िया। अभी इसमें क्या करते हैं भाई, इस 3 को उठा के इधर ले आते हैं, तो 3 को उठा के इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, -k/3 बराबर में k का वर्ग आ गया है, और 1k से 1k कट जाएगा, और यहाँ पर हम कह सकते हैं k का मान आ गया -1/3। भाई ये आंसर आ चुका है इसका, ठीक है भाई। k का मान -1/3 आ गया। क्या ऑप्शन में कहीं है, तो भाई यहाँ ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आ रहा है कि k का मान -1/3 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर k का मान 0 भी आ सकता था, 0 ऑप्शन में नहीं है, उसलिए हमने नहीं लिखा है। और वो कैसे आ सकता था, इसी को हम थोड़े से डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हैं। और वो कैसे, तो यहाँ पर देखो क्या, यहाँ पर ऑप्शन 1 था, इसलिए मैंने 1 में निकाल दिया, अदरवाइज इसके 2 आंसर निकलेंगे। और वो कैसे, तो वो भी बताता हूँ तुम्हें। तो देखो इसी में थोड़ा सा बदलाव करते हैं। यहाँ पर अगर मैं इसमें k कॉमन ले लेता तो ये आएगा क्या, 3k प्लस में 1 आएगा, ठीक है, और बराबर में 0 आएगा, ठीक है। अब यहां से देखा जाए, अगर ये चीज 0 के नीचे ले जाऊं तो k का मान कितना रहे, तो भाई k का मान 0 आएगा। चलो भाई ठीक है। और अगर मैं कहूं k को नीचे ले जाए 0 के, तो यहां पर क्या रहे, तो भाई 0 बराबर आ रहा है 3k प्लस में 1 आ रहा है। चलो भाई बहुत बढ़िया। इस 1 को उठा के हम इस साइड लेके आएंगे तो भाई -1 आएगा, ठीक है। और 3k को नीचे भाग में ले आएंगे, और ये आ गया k का मान, ये यानी k के 2 मान आ रहे हैं, एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, ठीक है। अगर फिलहाल आपके पास एक ही ऑप्शन है तो वही आप निकालोगे सीधे, ठीक है, क्योंकि ये है MCQ, यहाँ बचाने हैं हमें टाइम, यहाँ हर चीज़ एक्सप्लेन करके नहीं दिखानी है हमें। जो आंसर निकालना है वो एग्जैक्ट निकालो और बात खत्म करो, ठीक है। हर चीज़ एक्सप्लेन नहीं करनी। लेकिन फिलहाल आपको, आप देख रहे हो सर आपको ही बहुत सारा टाइम लग रहा है, हमें कितना टाइम लगेगा। देखो बात ऐसी है, मैं हर चीज़ें परफेक्ट समझा रहा हूँ एक एक करके, तो भी तभी टाइम लग रहा है। ऐसे ये क्वेश्चन भी 1 मिनट से ज़्यादा का नहीं है, 1 मिनट भी बहुत है इसके लिए, ठीक है। यहाँ पर जस्ट इसको देख के आपको सीधे फॉर्मूला लिखना है, ये वाला फॉर्मूले में सीधे रखना है, और फिर वहाँ से k की वैल्यूज निकाल देनी है। टाइम आपको बिल्कुल ज़्यादा नहीं लगेगा। यहाँ पर मैं एक एक चीज़ें समझा रहा हूँ कि भाई अभी टाइम लग जाए, लेकिन बाद में टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है भाई, क्योंकि पेपर में टाइम नहीं लगना चाहिए। अभी बेशक से टाइम लग जाए, अभी कोई गलती निकल जाए, कुछ भी डाउट हो जाए, लेकिन वो चीज़ें यहीं पर क्लियर हो जाए, पेपर तक ना पहुँचे,
ठीक है, हम यहीं पर हर चीज़ें क्लियर करेंगे और पेपर में आप करोगे फर्राटेदार सब कुछ सही से। ठीक है, तो बस साथ है, बने रहिए, आखिर तक बने रहिए, मजा आने वाला है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, पहले चेक कर लेते हैं क्या ये सही है। तो इसको चेक किया हमने तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो, हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ हमें दे रखा है एक्स अक्ष पर स्थित ऐसे बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो कि बिंदु -3, 4 तथा 2, 5 से समदुरुस्त है। अब इसने कहा है एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु है। अब एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का मतलब क्या होता है, तो ये बिंदु मैं बता चुका हूं। अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है तो उसका एक्स का मान तो कुछ होगा जो कि हम एक्स मानते हैं, और वाई का मान हमेशा 0 होगा, ये याद रखना। ठीक है, चलो भाई, ये हमने देख लिया भाई, ए बिंदु आ गया। अब ये ए बिंदु क्या है, इन दोनों बिंदुओं से क्या है, समदुरुस्त है। समदुरुस्त मतलब समान दूरी पर है, यानी मैं यहाँ से ये कहूँ तो ये हमने लिख लिया यहाँ पर बी और ये लिख लिया सी। ठीक है, बी का मान क्या है, तो बी का मान हमारे पास हमने लिखा -3 और 4, और सी का मान हमने लिख दिया भाई 2 और 5, ये 2 और 5 आ गया। चलो भाई बहुत बढ़िया, ये चीज़ आ चुका है। ओके, अब इसमें देखते हैं भाई ये कैसे निकलेगा, क्या होगा। भाई हमें पता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, भाई ए बी बराबर है ए सी के, भाई ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, ये चीज़ हो गया डन। अब हम ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, तो भाई x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, डायरेक्ट हम यही करेंगे। अब ये चीज़ करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है भाई, -3 माइनस में x, -3 माइनस में x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये चीज़ आ रहा है। ठीक है भाई, ये तो हो गया ए बी की दूरी, और ये बराबर है किसके, ए सी के। तो ए सी में करेंगे 2 माइनस में x का वर्ग, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं भाई 2 माइनस में x का वर्ग आएगा। ठीक है, प्लस में 5 माइनस 0 का वर्ग, तो ये भी लिख दिया हमने, और इस पे लगाया रूट। अब ये रूट से ये रूट कट गया, खत्म बात। चलो भाई ठीक है, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का वर्ग तो प्लस होता है, तो 3 प्लस x ही आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर देखा ये आ रहा है 3 प्लस, इसको लिखा हमने 3 प्लस x का वर्ग आ रहा है। अब प्लस में 4 का वर्ग आ रहा है, ठीक है, बराबर में 2 माइनस x का वर्ग आ रहा है, और प्लस में 5 का वर्ग आ रहा है। भाई ये चीज़ हमारे पास आ गई है, डन। इसका वर्ग अगर मैं खोलता हूं तो 3 का वर्ग आएगा 9 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस में 2ab मतलब 3 दूनी 6, 2a आएगा मतलब 2 6 6, और x आएगा मतलब हम लिख सकते हैं 6x लिख देंगे। प्लस में 4 का वर्ग 16 आएगा, और इसकी बात करें तो a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 आएगा, प्लस में b का स्क्वायर तो x स्क्वायर आएगा, और माइनस में 2ab यानी कि माइनस में 2 दूनी 4 और x माइनस 4x आ गया। ठीक है, और प्लस में आ रहा है 5 का स्क्वायर यानी 25 आ गया है। चलो ये भी बहुत बढ़िया। अब हम सबको एक तरफ कर लेते हैं, कुछ कट रहा है तो कटने की बात करें तो भाई x वर्ग से x का वर्ग कट गया। ठीक है, इस माइनस x वाले को एक तरफ करते हैं तो भाई इस माइनस 4x को उठा के इधर लेके आए तो 6x प्लस में 4x आ गया। ठीक है, इधर 25 और 4 29, तो ठीक है भाई, और 16 और 9 कितना होता है, तो 25 होता है। इस 25 को उठा के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये आ गया भाई -25। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं 6 और 4 10, 10x आ गया, और बराबर में आ गया 4, और यहाँ से हम कह सकते हैं x का मान कितना आ गया, तो भाई यहाँ से आ रहा है 4/10। ठीक है, अब यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 यानी 2/5, ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आता है, मतलब आंसर आता है 2/5। कहीं 2/5 है तो भाई यहाँ 4/5 आ रहा है, 2/5 तो नहीं आ रहा भाई, 2/5 तो नहीं आ रहा। यहाँ हमने ऑप्शन इसका देख लिया भाई 2/5 आ चुका है, ठीक है, और 0 आ चुका है, तो भाई ये हमने तो निकाल दिया, इसमें ऑप्शन में नहीं आ रहा है, क्या करें। तो भाई इसमें हमने भाई किया क्या है, भाई करा कुछ भी है, यही चीज़ है भाई, इसमें इसकी दूरी और उसकी दूरी ज्ञात किए हैं, यही चीज़ है। तो हमने यहाँ पर देखा भाई -3 माइनस में x सेम लिखा, 4 माइनस 0 सेम लिखा, 2 माइनस x ये भी सेम लिखा, 5 माइनस 0 ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रूट से रूट काटा है, इसका वर्ग मैंने जब खोला तो इसका वर्ग क्या आ रहा है, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, और 4 का वर्ग 16 आ गया। इधर की बात करें 2 का a स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab, यही फॉर्मूला होता है, बिल्कुल ठीक। 5 का वर्ग 25 आ गया, x के वर्ग से x का वर्ग कटा, 16 और 9 25 है, और ये है 25, 25 25 कट गया, बचा 4, और इस 4 को उठा के हम इधर लाएंगे तो आएगा 10, और हमारा आंसर तो बिल्कुल ठीक आ रहा है भाई। 6 और 4 10x है, और x का मान कितना आ रहा है 4/10, जो कि कट के कितना आ रहा है 2/5, और यहाँ पर 4/10 तो नहीं है, यानी ऑप्शन कौन सा सही आ रहा है, तो ऑप्शन इसका आ रहा है भाई, चौथा पार्ट ही सही आ रहा है। हमने क्वेश्चन तो ठीक लिखा है ना, -3 4 बिल्कुल ठीक है, 2 और 5 बिल्कुल ठीक है, कभी कभार क्वेश्चन उतारने में गलती हो जाती है। तो फिलहाल हमारे पास ये ऑप्शन नंबर जो चौथा है वो बिल्कुल करेक्ट होता है। इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो इसको हमने चेक किया तो बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो भाई,
ओके तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है भाई, ये दे रखा है यदि -1 2 2 -1 3 1 एक समांतर चतुर्भुज के कोई 3 शीर्ष हैं, ठीक है भाई, तीसरा 3 दे दिए हैं, तो चौथा शीर्ष क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है भाई। चौथे शीर्ष की बात करें तो यहाँ हम देख पा रहे हैं भाई क्या चीज़ हो रहा है, तो यहाँ पर मैंने एक बनाया समांतर चतुर्भुज, ठीक है भाई, समांतर चतुर्भुज बना दिया यहाँ पे, ये हो गया। इसमें हमने 4 शीर्ष लिख दिए हैं जो कि क्या है -1 और 2 है, ठीक है, 2 और -1 है, ये भी ठीक है, फिर 3 और 1 है, ये भी ठीक है, और चौथे को हमने मान लिया क्या भाई, ए बी में आंसर चाहिए तो भाई ए और बी मान लिया, ठीक है भाई। इसको माना भाई ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ये चीज़ आ गई हमारे पास, डन। चलो भाई ठीक है, हमने डी को मान लिया, ए और बी। इसने कहा है भाई डी का मान, मतलब चौथा शीर्ष हमें ज्ञात करना है, डी का मान ज्ञात करना है, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए एक चीज याद रखना, क्या कि भाई इसके विकर्ण का यूज करना है, क्योंकि विकर्ण जो होते हैं समांतर चतुर्भुज में वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब ये जो है ओ बिंदु, ये ए बी का भी, ए सी का भी केंद्र है और डी बी का भी केंद्र है, और हमने ओ को मान लिया एक्स और वाई, ठीक है भाई, एक्स और वाई मान लिया। अगर मैं इस एक्स को निकालना चाहूँ ए बी के, ए सी के थ्रू, अगर ए सी के थ्रू निकालना चाहूँ, यानी लिखा मैंने ए सी से, ठीक है भाई, ए सी से। अब भाई एक्स का मान निकालना चाहूँ तो क्या आएगा भाई, ये मध्य बिंदु है, मतलब -1 प्लस में 3, -1 प्लस में 3 बटे में 2, यही आएगा, जिसे हम कह सकते हैं 2 बटे में 2 आएगा, और जो कि 1 आ जाएगा, डन। चलो भाई ठीक है। अगर मैं y के मान की बात करूं तो ये क्या होगा, तो y का मान निकालना चाहूं तो भाई 2 प्लस में 1, भाई y1 प्लस y2, ये होगा y1 प्लस y2 होगा, और बटे में 2 होता है तो इसको लिख दिया भाई 1 प्लस में, सॉरी 2 प्लस में 1, 2 प्लस में 1 बटे में 2 लिखा, और ये आ गया 3 बटे में 2। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब इसी को देखते हैं हम db के तरफ से देखा जाए तो क्या होगा भाई, db से मैंने निकाला भाई, क्या db से यहां से निकालेंगे तो भाई x का मान हमारा क्या आएगा, तो x का मान आएगा a प्लस में 2 बटे में 2 आएगा भाई, x1 प्लस x2 बटे में 2, यही होता है मध्य बिंदु। तो हमने लिखा भाई a प्लस में 2 बटे में 2 आएगा, और ये आ रखा है 0, 0 नहीं आ रखा, ये कितना आ रखा है भाई, x का मान आ रखा है कितना, 1 आ रखा है, 1 लिख दिया हमने। चलो भाई ठीक है। अब इस 2 को उठा के इस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 2 बराबर में 2 आएगा, और इस 2 को उठा के इस साइड माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये आ गया 0, यानी a का मान जो आ गया 0 आ गया, 0 आ चुका है, डन। चलो भाई ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट y की बात करते हैं, तो y कैसे निकलेगा भाई, db से, इस db से इससे y कैसे निकलेगा, तो भाई b प्लस में -1 और बटे में 2, यही होगा। तो हम लिख सकते हैं b प्लस में -1 मतलब -1 ही आएगा, और बटे में 2, और इसके बराबर क्या रहा है, तो इसके बराबर y का मान, भाई y का मान चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, आ तो सेम बिंदु रहा है ना, तो भाई वही मान रहेगा, तो जो ऊपर है वही नीचे रहेगा, तो इसको हमने रखा है यहाँ पे, तो भाई यहाँ रखते हैं तो यह आ रहा है 3 बटे में 2, 2 से 2 कट गया, और यहाँ से b का मान कितना आएगा, तो -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो और ये 4 जाएगा, तो b का मान 4 आ गया, a का मान 0 आ गया। और ऑप्शन में हम ढूंढते हैं कहीं पर है, तो भाई ये तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, जो कि a का मान 0 है और b का मान 4 है। ओके, तो इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो इसको हमने चेक किया तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा भाई चौथा शीर्ष किस तरीके से हमें ज्ञात करना है। जब भी समांतर चतुर्भुज में चौथे शीर्ष की बात करें कि भाई उसमें उसका चौथे शीर्ष का मान ज्ञात कीजिए, या फिर कहे इसमें x निकालिए इसमें y निकालिए, ऐसे क्वेश्चन भी देखे होंगे, तो यहाँ पर आप इसके विकर्ण वाला लॉजिक ही लेके चलना है कि भाई इसके विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और मध्य बिंदु से हम दोनों तरफ से निकालेंगे और अंतर मान आएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी हैं, और इसमें अगर हम यूज करते हैं ऐसा कि भाई इसके बराबर में ये कर देंगे, सॉरी इसके बराबर में ये कर देंगे, और फिर समीकरण बना के सॉल्व करेंगे, तो भाई निकलना बहुत मुश्किल है, ठीक है, फिर नहीं निकल पाएगा। ओके, तो एक बिल्कुल बेहतरीन तरीका, शॉर्टकट तरीका है, इसको अपनाओ, बिल्कुल खुश रहोगे, डन। तो चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ में दे रखा है भाई प्रश्न नंबर 13 जो है वो क्या रखा है, ए बी और पी है, ये 3 चीजें हैं। एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, भाई ये तीनों क्या है, समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब इसमें दे रखा है जिसमें P जो है वो समकोण है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। यानी मैं यहाँ पर एक त्रिभुज बनाता हूँ जो कि समकोण त्रिभुज है, इसमें इसने कहा है P जो है वो समकोण है, P मैंने समकोण बनाया, और समकोण का मान कितना है 12 और y है। चलो भाई ठीक है। उसके बाद a और b, तो a और b को मैंने यहाँ पर लिख लिया, ये भी ठीक है। a कितना है, तो 5 3, तो लिखा 5 3, और b है 11 और -5।
भाई ये हमने तीनों सिर्फ यहाँ पर लिख दिए हैं कि भाई a का मान क्या है, b का मान क्या है और p का मान क्या है, ये चीज लिख दिया है। डन, चलो भाई ठीक है। अब इसके बाद भाई y का मान हमें ज्ञात करना है, y का मान क्या होगा। तो हमें पता है कि अगर ये समकोण त्रिभुज है, p पर समकोण है, समकोण त्रिभुज है, तो लगेगा पाइथागोरस। और पाइथागोरस में क्या कहता है, तो पाइथागोरस कहता है कि 90 के सामने वाले को कहते हैं कर्ण, यानी हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो उसका वर्ग जो होता है, कर्ण का वर्ग जो होता है AB, इसका वर्ग जो होता है वो बाकी दो भुजाएं जो कि जैसे AP है, आधार में AP है और वो क्या है PB है, PB है, इन दोनों के वर्गों का योग जो होता है, इन दोनों के वर्ग, दो छोटी भुजाएं जो होती हैं, ये जो दो छोटी भुजाएं, इनके वर्गों का योग कर्ण के वर्गों के योग के बराबर, वर्ग के बराबर होता है। तो वो हमने लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पर मेन मुद्दा है कि अगर इनका मान हमें पता होता तब हम इसका आंसर निकाल पाते। तो भाई मान कैसे निकालेंगे, तो भाई इनकी दूरी निकालते हैं। तो भाई AB की दूरी कैसे निकलेगी, भाई पहले AB का मान निकालते हैं। तो AB के लिए दूरी का वही सूत्र लगेगा, x2 - x1 का वर्ग और y2 - y1 का होल वर्ग, यही होता है। तो भाई यहाँ पर हम कह रहे हैं भाई 11 में से 5 गया, भाई ये लिखा हमने, भाई 11 में से 5 गया, ये वर्ग आएगा, प्लस में फिर -5 में से गया -3, ये आ रहा है। ठीक है भाई, अब 11 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, तो भाई ये बचेगा 6। ठीक है, और ये 5 और 3 8 हो रहा है, माइनस माइनस प्लस ही होता है। तो 8 माइनस का 8 होगा, -8 का वर्ग प्लस का 8 का वर्ग होगा। और 8 का वर्ग कितना होता है, तो 64 होता है। तो पहले तो मैंने 8 का वर्ग लिखा, ये हो गया। इसके बराबर में आ जाएगा भाई ये 36 और 64 आ गया। ठीक है, और ये चीज़ आ रही है हमारी अंडर रूट में 100, और 100 किसका रूट वर्ग होता है, तो भाई 10 का होता है। तो इसका रूट क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं भाई AB का मान 10 है, यानी ये तो 10 निकल गया। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट करते हैं हम AP निकालेंगे। AP कितना है, तो भाई AP का मान निकालेंगे तो हमारे पास आ रहा है, इसको हमने देखा तो भाई कितना आ रहा है, 12 में से 5 गया, भाई x2 - x1 मतलब 12 - 5 का वर्ग प्लस में y - 3 का वर्ग, ये आएगा। और इसको हम लिख सकते हैं 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 12 में से 5 गया तो 7 बचा, यानी ये हमारे पास आ रहा है 7 का वर्ग प्लस में y - 3 का वर्ग। भाई ये चीज़ आ रहा है हमारे पास। डन। उसके बाद हम देखते हैं भाई और क्या है, तो हमारे पास है BP को लेते हैं। तो BP को हमने लिया तब कितना आ रहा है, BP की कंडीशन में आते हैं तो हमारे पास आ रहा है भाई क्या, तो भाई x2 - x1 12 में से 11 जाएगा तो भाई घटा देते हैं, 12 - 11। ठीक है, प्लस में क्या आ रहा है भाई, y में से माइनस होगा -5, भाई y में से हमने माइनस किया है -5 को। ठीक है, ये आएगा। इसको अगर लिखना चाहें तो क्या आएगा, तो भाई यहाँ पर देखते हैं 12 में से 1 गया तो 1 ही बचेगा, तो यहाँ पर हमने लिखा 1 का वर्ग। ठीक है, प्लस में ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा तो इसको लिख सकते हैं y प्लस में 5, ये वर्ग आ रहा है। चलो भाई बहुत बढ़िया, ये चीज़ हमारे पास आ गया। अब हमें AP, BP और AB तीनों चीज़ें पता चल गई है, उसको हम यहाँ पर रख देते हैं और आंसर आएगा। और यहाँ पर हम अब करते हैं क्या, तो इसमें आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और यहाँ पर देख लेते हैं भाई कैसे सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई AB कितना है, तो AB है हमारे पास 10, तो हमने लिखा 10, तो भाई यहाँ पर लिखा 10 का वर्ग। ठीक है, बराबर में भाई क्या करना है, यही रूल हमें अपनाना है। AP का वर्ग, AP कितना ये है, तो इसका वर्ग करोगे तो रूट हट जाएगा, रूट हटते क्या बच गया, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस में y - 3 का होल स्क्वायर प्लस में। अब उसके बाद क्या है, दूसरा वाला प्लस में नीचे वाली चीज़ आएगी, इसका भी वर्ग है, BP का भी वर्ग है, तो यानी इसका भी रूट हटेगा, तो ये लिखेंगे 1 प्लस में 1 प्लस में 1 का वर्ग प्लस में y प्लस में 5 का वर्ग, ये आने वाला है। चलो भाई ठीक है, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 10 का वर्ग आएगा 100। ठीक है, 7 का वर्ग 49, इसको खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और -2ab मतलब -2 को गुना करोगे तो 6 आएगा, ये आ गया। प्लस में 1 का वर्ग 1 ही होता है, इसको सॉल्व करोगे तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और प्लस में 2ab मतलब 2 पंचे 10 आएगा, 10y आ गया। चलो भाई ये चीज़ आ गई है। डन। अब यहाँ पर देखेंगे y स्क्वायर और y स्क्वायर को जोड़ते हैं तो कितना आएगा, तो ये आ रहा है हमारे पास 2y स्क्वायर। ठीक है भाई, 2y स्क्वायर आ गया। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं क्या, तो यहाँ पर हम देखते हुए 49 और 1 50 और 50 और 25 75, 75 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 84, याद है, तो हमने लिखा 84 लिख दिया। ठीक है भाई, ये सारे छोटे छोटे नंबर्स जोड़ दिए हैं। उसके बाद y की बारी आती है तो -6y और प्लस 10y, ये कितना बचा, तो प्लस में 4y बचा। ठीक है, ये चीज़ आ गई है, अब बराबर में 100 है, ये चीज़ हो गया।
डन। इसमें क्या करते हैं, इस 100 को उठा के इधर लेके आ जाते हैं, 100 को उठा के इधर लाएंगे तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, तो भाई 2y का वर्ग है प्लस में 4y है प्लस में 84 है। ये 100 इधर आके घटेगा तो 84 में से 100 घट जाएगा और बचेगा 16, और वो भी ये प्लस का इधर आके माइनस का आएगा और माइनस वाला बड़ा है तो -16 आएगा, तो हमने यहाँ पर लिखा -16। ठीक है, ये आ गया। इसमें करना पड़ेगा फैक्टर, उसके लिए कुछ कॉमन आ रहा है, तो भाई कॉमन तो आ रहा है, भाई क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेती आ गया y का वर्ग प्लस में 2y और माइनस में 8 और बराबर में 0 है। इस 2 को इधर भेज देंगे तो 0 आ गया, और ये हमारे पास आ गया y का स्क्वायर प्लस में 2y और माइनस में 8, ये आ गया। चलो भाई ठीक है, अब इसमें क्या करें, फैक्टराइज इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे, तो इसको ऐसे तोड़ना है जिनको घटाने पर तो ये आए और गुना करने पर ये आ जाए। तो भाई 2 को कैसे तोड़े, तो 4 और 2 में, 4 में से 2 गया तो 2 ही बचा, ठीक है, और 4 और 2 को गुना किया तो 8 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे भाई ये आ रहा है हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस में 4y माइनस में 2y और माइनस में 8, ये चीज़ आ रही है। ठीक है, इसमें से कॉमन लिया हमने तो y कॉमन ले लिया और ये आ गया y प्लस में 4, इसमें से -2 कॉमन लिया तो ये आ गया y प्लस में 4, ठीक है, और बराबर में 0 आ रहा है। चलो ठीक है, y प्लस में 4 और y प्लस में 4 एक साथ हम कॉमन ले लेते हैं इसको, तो यहाँ हम लिख सकते हैं भाई ये आ गया भाई y प्लस में 4, ठीक है, इन दोनों में कॉमन ले लिया, बचा क्या, y -2 बचा है, तो यहाँ लिख दिया हमने y -2। ठीक है, अब इन दोनों को अलग अलग कर देंगे। अलग अलग कैसे करेंगे, इसके सामने 0 अलग और इसके सामने 0 अलग, यानी y प्लस में 4 इसके सामने 0 और y माइनस में 2 इसके सामने 0, इस तरह से किया जाएगा। डन। अब यहाँ से y का मान अगर मैं निकालता हूँ तो ये आ रहा है -4, ठीक है, और यहाँ से y का मान निकालता हूँ तो ये आ रहा है 2। भाई y का मान क्या आ रहा है, -4 और 2 आ रहा है। क्या ऑप्शन में कहीं ऐसा कुछ है -4 और 2, तो हमने देखा भाई -4 और 2 ये ऑप्शन में करेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ हमने देख लिया भाई y का मान अगर -4 है या फिर 2 रहा है, इन दोनों कंडीशन में ये एक त्रिभुज बनाएगा जो कि एक समकोण त्रिभुज होगा। डन। तो हमें यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट पाइथागोरस ही देखना था कि भाई कर्ण का वर्ग जो होता है बाकी दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब इसके आंसर को चेक करते हैं क्या ये सही है, तो इसको हमने चेक किया तो देखते हैं भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम, और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ हमें दे रखा है ए बी, मतलब एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, एक त्रिभुज के बिंदु है ये। ठीक है, अब इसने बोला है त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, मतलब इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। क्षेत्रफल के लिए क्या होगा, तो ये हमारे पास है x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2 और ये है x3 और ये है y3। भाई ये चीज़ आ गई। चलो भाई ठीक है, अब यहाँ पर मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालता हूँ, तो ये a है, ये b है और ये c है। तो भाई त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, भाई ये कैसे निकलेगा। भाई क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल का पहले फॉर्मूला लिखता हूँ एक मैं। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, 1/2, ठीक है भाई, x1 y2 माइनस y3 प्लस में x2 y1 नहीं तो y3 था, ये 23, 31 और 12 होता है। यह क्या हमारे पास, भाई ये पूरा फॉर्मूला हो गया, और हर चीज़ के मान हमें अवेलेबल हैं उसको रख देते हैं। यहाँ पर मैं मान को रखता हूँ तो 1/2 का 1/2 आ गया। x1 की बात करें तो a है, ठीक है, y2 की बात करें तो c प्लस a है, ये भी ठीक है, ठीक है, y3 की बात करें तो ये है, तो ये -a माइनस b आ रहा है, ठीक है भाई, प्लस में x2 की बात करें तो भाई b है तो b लिख दिया हमने, y3 की बात करें तो a प्लस b है तो हमने इसको लिखा a प्लस b, ठीक है, माइनस में y1 की बात करें, y1 है माइनस में y1 है, मतलब y1 ये है जिसको हम लिख सकते हैं -b और माइनस में c, ठीक है, और उसके बाद प्लस में x3 की बात करें, x3 कितना है तो c है तो c लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है भाई, और उसके बाद आ रहा है y1 कितना है b प्लस c तो ये लिखा हमने, और माइनस y2 c प्लस a मतलब -c - a ये आएगा। चलो भाई ये चीज़ हमने पूरा कंप्लीट लिख दिया यहाँ पे, जो कट रहा है उसे काटते हैं, बाकी जो बचा वो इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर हम इस ब्रैकेट में लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं भाई a से a कट गया, a को अंदर गुना किया तो ये आ जाएगा AC और b है। इसमें देखते हैं भाई b से b कट गया, इसको गुना किया तो ये आएगा BA माइनस में BC, भाई ये आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद C को अंदर गुना किया तो यहाँ से ये कट रहा है और C को अंदर गुना करेंगे तो ये आएगा CB और आएगा -CA, ये चीज़ आ गया। चलो भाई ठीक है, कुछ कटता हुआ दिख रहा है इसके अंदर, तो मैंने यहाँ पर देखा तो BA से BA कट गया और BC से BC कट गया और AC से AC कट गया। अरे ये तो शून्य आ गया,
ये तो कुछ नहीं बचा, ये तो 0 आ गया। ऑप्शन में कहीं 0 है तो भाई यहाँ ऑप्शन में 0 भी है। यहाँ पर हमने इसका क्षेत्रफल निकाला और 0 आ रहा है, ऑप्शन में भी 0 है। अब चेक करते हैं क्या ये सही है, तो इसको हमने देखा तो बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ हमने देखा भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला और वो 0 आ चुका है, और फॉर्मूला हमारा यही है जिसको आपको याद रखना है। 23, 31, 12 के हिसाब से फॉर्मूले को याद रखो और बस इन मान को इसमें रखना है बस, और बाकी जोड़ घटा गुना भाग आपको आता ही है, सॉल्व करते जाओ आंसर आ जाएगा। डन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है भाई, ये 3 बिंदु हमें दे रखे हैं भाई, पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु। अब कहा गया है कि ये 3 बिंदु संरेखी है। संरेखी मतलब क्या होता है भाई, ऐसे 3 बिंदु जो एक ही रेखा पर आ जाए उसे संरेखी कहा जाता है। चलो भाई देख लेते हैं भाई किस तरीके से संरेखी यहाँ पे है। तो यहाँ हमने देखा भाई एक रेखा खींची, इसमें एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है। भाई पहला बिंदु क्या है तो x और 2 है, ठीक है। दूसरा बिंदु क्या है तो -3 और -4 है, ठीक है। और तीसरा बिंदु क्या है तो 7 और -5 है। चलो भाई ये चीज़ आ गई, ए बी सी तीनों बिंदु आ चुके हैं हमारे पास। तो ये पहला ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। चलो ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये 3 बिंदु संरेखीय, मतलब एक ही बिंदु एक ही रेखा पर है, तो उस अकॉर्डिंग x का मान क्या होगा। तो हमें पता है कि जब तीनों बिंदु एक ही रेखा पर होते हैं तब वो उसमें अगर हम त्रिभुज का फॉर्मूला लगा दें, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दें, तो भाई उसका क्षेत्रफल 0 आएगा। क्योंकि क्षेत्रफल तो तब आएगा ना जब ये बिंदु ऊपर रहेगा, ऊपर से ऐसे कुछ रहता तो हमारा इसमें बीच में क्षेत्रफल आ रहा है, लेकिन ये बिंदु आ गए इस पे, मतलब ये त्रिभुज पूरा चिपक गया यहीं पे, यानी इसके बीच में कुछ भी नहीं बचा, एकदम 0। तो एकदम 0 तो कह सकते हैं, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया 0 हो गया। तो संरेखी 3 बिंदु होते हैं, उनका क्षेत्रफल 0 होता है। तो भाई क्षेत्रफल जब 0 होता है तो यहाँ पर हमने माना भाई क्या है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है और ये y3 है। ये चीज़ हो गया। चलो भाई ये चीज़ हो गई है, डन। अब यहाँ पर देखेंगे भाई तीनों बिंदु हमारे पास हैं, तो तीनों बिंदु के हिसाब से क्या होना है भाई, क्या होना है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो क्षेत्रफल की बात करें तो भाई क्षेत्रफल मैंने लिखा क्षेत्रफल ए बी सी, तो क्या होगा, तो फॉर्मूला वही लगेगा जो हमेशा लगता था, 1/2, और यहाँ पर क्या है x1 और y2 - y3 प्लस में x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। भाई यही फॉर्मूला था हमारे पास, डन। भाई त्रिभुज का ये फॉर्मूला है। अब इस हमें पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, तो क्षेत्रफल की जगह हमने लिखा 0 बराबर में 1/2, और यहाँ पर x1 कितना है तो x है, तो x लिखा हमने, ठीक है। चलो भाई उसके बाद y2 कितना है, तो y2 हमारे पास है -4, तो -4 लिखा। y3 कितना है, तो y3 कहाँ लिखा भाई -5, तो हमने लिखा -5, ठीक है। इसका वर्ग आ गया, प्लस में x2 कितना है तो -3, तो -3 लिखा। और उसके बाद y3 कितना है तो -5, तो -5 लिखा है, ठीक है। माइनस में y1 कितना है 2, तो 2 लिखा हमने, ठीक है। उसके बाद प्लस में आता है क्या x3 कितना है 7 है, तो 7 में लिखा हमने, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आएगा भाई y1 कितना है तो 2 है, तो 2 लिखा हमने, ठीक है। फिर y2 हमारे पास है -4, तो हमने माइनस में -4 लिखा और ये चीज़ कर दिया है, ठीक है। अच्छा वर्ग कहाँ से आ गया, ये वर्ग नहीं आता, वर्ग हमारे पास नहीं आता भाई। ये इस तरीके से पूरा सॉल्यूशन होता है, इसको थोड़ा सा और ठीक से लिखते हैं, ये हमारे पास ये आ गया, डन। ये चीज़ आ चुका है। अब इसको जब मैं सॉल्व करता हूं तो ये 2 इस साइड 0 आएगा, तो भाई 0 आ गया, ठीक है। यहाँ की बात करें इसमें -4 और माइनस प्लस होगा भाई, +5 और -4 कितना बचा, तो प्लस का 1 को x से गुना किया तो सिर्फ x बचा है, ठीक है। यहाँ की बात करें तो -5 और -2 -7 आएगा, और -7 को -3 से गुना करेंगे तो 7 या 21 आएगा, यानी प्लस का 21, माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 21 आएगा, ठीक है। यहाँ की बात करें तो भाई ये क्या हो रहा है माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो भाई 2 और 4 6 हो जाएगा, 6 7 42 आ रहा है, तो हमने लिखा 42, ठीक है। ये आ गया। अब यहाँ से मैं x का मान निकालता हूँ, तो ये दोनों जुड़ेगा, तो जुड़ के कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है भाई 63 को उठा के इधर लेके आ जाएंगे तो -63 आ जाएगा, यानी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं x का मान आ रहा है -63, जो कि है ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आता है। तो आपको पता होना चाहिए भाई संरेखी है, तो इसका मतलब इसमें अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे तो इसका मान आएगा 0, और 0 लगाते हम x के मान को आराम से निकाल सकते हैं, डन। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा, ओके। चलो हाँ जी, अच्छा इसको चेक भी कर लिया हमने, -63 है, बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे।
तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यदि बिंदु, ये 3 बिंदु है, ये भी संरेखीय है, फिर से संरेखीय वाला क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संरेखीय वाला, ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है, यहाँ की बात करें तो फिर से हमारे पास क्या है भाई, x1 है, y1 है, x2 है, y2 है और x3 है और y3 है, ये चीज होगा। डन। ये हमारे पास क्या है, a है, b है और c है। अब क्षेत्रफल निकाला जाए भाई त्रिभुज का a b c का, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/2 और यहाँ पर हमने लिखा x1 और y2 माइनस y3, भाई ये आता है 23 प्लस में x2, फिर आता है 31, फिर उसके बाद है x3 और ये आता है 12। भाई अब तो ये फॉर्मूला आपको याद हो चुका होगा। डन। ठीक है, हमने बार बार क्वेश्चन में रिपीट करते जा रहे हैं, बहुत से क्वेश्चन इस फॉर्मूले के बेस पे हमने किए हैं, तो भाई अब तो ये फॉर्मूला आपको आ गया होगा कि भाई 23 31 12 करके याद कर लो बस। ठीक है, 2 3 23 हो गया, 1 3 3 31 और 1 2 12। डन। अब हम इसके मान को यहाँ पर रखते हैं और हमें पता है ये संरेखीय, तो इसके क्षेत्रफल क्या आएगा, तो 0 आएगा। ठीक है, ये आएगा 1/2। यहाँ की बात करें x1, तो x1 कितना है, तो t लिख दिया। ठीक है, y2 की बात करें तो 6 आ गया, माइनस y3 की बात करें तो 1 आ गया। ठीक है, इसका x2 की बात करें तो कितना है, -2 है, तो -2 लिख दिया। और y3 की बात करें तो 1 है, तो 1 लिख दिया। y1 की बात करें तो कितना है, 2t है, तो 2t लिख दिया। प्लस में x3 की बात करें तो भाई 3 है, तो 3 लिख दिया हमने। ठीक है, और उसके बाद y1 कितना है, तो भाई वो 2t है, तो 2t लिख दिया। और माइनस में y2 है जो कि 6 है, ये भी लिख दिया और ये हमारे पास आ गया। डन। अब इस 2 को उठा के इधर लिखेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे अंदर, तो भाई 6 में से 1 गया तो 5 और t को 5 से गुना किया तो 5t आ गया। चलो ये आ गया। यहाँ पर बात करते हो -2 को अंदर गुना करेंगे तो -2 को 1 से करेंगे तो -2 आएगा और -2 को इससे करेंगे तो +4 आएगा, 4t आ गया। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। उसके बाद हम देखते हैं भाई यहाँ पर 3 को अंदर गुना करेंगे तो 3 दूनी 6t आएगा। ठीक है भाई, और 3 को अंदर गुना करेंगे तो 6 3 18 आएगा, ये हमारे पास आ गया है। डन। अब इसमें देखते हैं भाई टी को एक तरफ, बाकी नंबर से उसको एक तरफ। यहाँ पे हमने देखा 5 और 4 9, सॉरी 6 और 4 10, 10 5 15, यानी हमने देखा 15t तो इधर आ गया। ठीक है, और हम देखते हैं भाई नंबर्स को, तो 18 और 2 भाई दोनों माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो -20 आ रहा है, उसको उठा के इधर भेजेंगे तो प्लस का 20 आएगा। ठीक है, यहाँ से t का मान क्या आएगा, तो 20/15 आएगा और इसको मैंने काटा तो 5 चौक 20 और 5 तिया 15 और ये आ रहा है 4/3 आ गया। भाई t का मान कितना आ गया, 4/3 आ गया। डन। चलो भाई ठीक है, t का मान 4/3 कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आता है जो कि 4/3 है। इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो हमने इसको चेक किया तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके से होगा। चलो भाई ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ हमें दे रखा है यदि बिंदु 3 बिंदु हमें दे रखे हैं, ठीक है, से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 वर्ग इकाई है। चलो ये भी अच्छी बात है। अब इसने कहा है तब x का मान क्या होगा। भाई यहाँ पर हमें 3 बिंदु दे रखे हैं, इसका क्षेत्रफल, अब देखो क्या चीज़ है, इसको मैंने माना ये a है, ये b है, ये c है, इसमें इसको ले लिया भाई x1 और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है और ये x3 है और ये y3 है। अब भाई इसका क्षेत्रफल 5 दे रखा है, तो मैं अगर लिखूं यहाँ पर क्या ऐसा लिख सकता हूँ कि भाई क्षेत्रफल ABC बराबर होगा 1/2 और यहाँ पर ये आ जाएगा भाई, क्या चीज़ आ जाएगा हमारे पास, x1 होता है, फिर y के साथ 23 और प्लस में x2 और y के साथ 31, एक आएगा यहाँ पर, और उसके बाद x3 और y के साथ 12, ये चीज़ आ गया हमारे पास। डन भाई, आ गया 23 31 12, ये चीज़ आ चुका है। ओके, तो इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं भाई, इसमें भाई ये तो हमने फॉर्मूला लिख लिया और हमें क्वेश्चन में क्या रखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 है, तो क्षेत्रफल की जगह लिखा 5 और बाकी सबके मान हमें दिए हुए हैं, उसको रखते जाओ और आंसर निकालते जाओ। तो भाई क्या होगा भाई, 1/2 का 1/2 रखा, x1 की जगह हम रख सकते हैं x, ठीक है, y2 की जगह हम रख सकते हैं 6 और y3 की जगह रख सकते हैं 1, ठीक है, x2 की जगह रख सकते हैं -2, ठीक है, और y3 की जगह रखा 1 और y1 की जगह रखा कितना 2x, तो 2x रख दिया, और x3 की जगह क्या रखा, तो भाई 3 है तो 3 रख दिया, और y1 की जगह क्या है भाई 2x है तो 2x लिख दिया, और y2 की जगह भाई 6 है तो -6 लिख दिया, और ये हमने सारी चीज़ें यहाँ पर वैल्यूज रख दी हैं। ठीक है भाई, इस 2 को उठा के इधर गुना किया तो 5 दूनी 10 आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। इसमें 6 में से 1 गया तो बचा 5 और x को 5 से करेंगे तो क्या आएगा, तो 5x आएगा। तो भाई हमने लिखा यहाँ पर 5x।
यहाँ पर क्या भाई -2 को इससे गुना करेंगे तो माइनस को 1 से गुना किया -2 को तो -2 ही आएगा। -2 को इससे करेंगे तो प्लस में 4x आएगा। ठीक है, 3 को अंदर गुना किया तो 3 दूनी 6x आएगा। ठीक है भाई, और 3 को अंदर गुना किया तो 3 6 18 आएगा। चलो भाई ये चीज़ आ गया हमारे पास, डन। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई 6 4 10 और 10 5 15 यानी x वाले को एक तरफ जोड़ लेते हैं। तो भाई हमने जोड़ा 6 4 10 10 5 15 यानी 15x तो आ चुका है। अब यहाँ -2 और -18 कितना होता है तो -20 होता है, और इस -20 को उठा के इधर लाएंगे तो 10 में से इधर -20 जब इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कह सकते हैं भाई ये 30 आ गया, ये 15x आ गया, तो इस 15 को नीचे भाग में लाएंगे तो इस तरह से आएगा, और 15 से 30 कट गया, 2 पे आ गया, यानी x का मान 2 आ गया। क्या x का मान 2 कहीं है? तो भाई यहाँ ऑप्शन में x का मान 2 आ रहा है, तो भाई इसको चेक करते हैं क्या ये सही है। तो हमने इसको चेक किया तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो, हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें, यदि बिंदु ये 3 बिंदु संरेखीय है, अब फिर से देखा देखो ये बिंदु संरेखीय है, तब हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है भाई, 1/a और 1/b का मान हमें ज्ञात करना है, क्या होगा। तो भाई ये कैसे ज्ञात होगा, तो भाई जब ये संरेखीय हमें दे रखा है तो इसका मतलब हमें क्या करना है, हमें करना है भाई इसके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, और वो बराबर में 0 रखेंगे, और उसके अनुसार ये समीकरण अपने आप बनेगी। और वो कैसे बनेगी तो देखते हैं कैसे बनेगी। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं भाई, सबसे पहले हमने लिखा इसे a, इसे b, इसे c, ये आ गया हमारा x1 y1, और ये आ गया x2 y2, और ये आ गया x3 y3। ठीक है भाई, हम लिख रहे हैं भाई क्षेत्रफल a b c का, और ये कितना हो जाएगा 1/2 आ जाएगा, और साथ में हमारे पास क्या रहा है x1 और y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस y1 प्लस में x3 y1 माइनस y2, ये चीज़ आ गया हमारे पास, डन। अब इसमें हम क्या देख सकते हैं भाई, इसके त्रिभुज के क्षेत्रफल, अब ये संरेखीय, संरेखीय मतलब एक ही रेखा पर 3 बिंदु हैं, जब एक ही रेखा पर तीनों बिंदु आ जाए तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका क्षेत्रफल 0 होता है, ये बता चुका हूं मैं। ठीक है, तो भाई यहाँ मैंने दोबारा बता दिया, क्षेत्रफल 0 आएगा, यहाँ 1/2 आ गया, x1 का मान कितना है, a है तो a लिखा हमने। ठीक है, y2 का मान b है तो b लिखा हमने, y3 का मान 1 है तो 1 लिख दिया। ठीक है, x2 का मान कितना है भाई 0 तो 0 लिख दिया, और इसके साथ y3 कितना है तो 1 है, और y1 कितना है तो y1 1 0 ही है। ठीक है भाई, और x3 की बात करें तो x3 कितना 1 है तो 1 लिख दिया है। चलो भाई ठीक है, और उसके बाद y1 कितना है तो y1 है 0 तो 0 लिख दिया, और y2 कितना है b तो b लिख दिया भाई, ये चीज़ हमारे पास आ चुकी है, डन। चलो भाई ठीक है, अब इसमें 2 को उठा के इधर भी जाए तो ये 0 आ गया, और यहाँ की बात करें तो अंदर गुना करेंगे तो ये a b आएगा, और इस a को 1 से करेंगे तो ये a आ जाएगा, इस 0 को इससे गुना करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर क्या है तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है भाई 1 को जब इससे गुना करेंगे तो -b आएगा, ये चीज़ हमारे पास आ चुकी है। अब इसको क्या करते हैं, इस ab को उठा के इस साइड लाते हैं तो ये आएगा a प्लस में b आएगा, दोनों माइनस में इधर आके प्लस हो जाएंगे, ये ab आ गया। ठीक है, इस ab को नीचे ला के इसके भाग में ले आएंगे तो क्या करेंगे भाई, इस a के नीचे ab किया, और इस b के नीचे a b लिख दिया, और इस साइड क्या बचा 1 बचा भाई, इसको 1 से 1 तो रह जाएगा यहाँ पे, ये जब नीचे भागा है तो यहाँ 1 रह जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ कट रहा है तो 1 से a कट गया, b से b कट गया, और अब आप देख सकते हो क्या आ गया भाई 1/b, यानी 1/b प्लस में 1/a बराबर में 1 आ रखा है, यानी इसके बराबर 1 आंसर आ चुका है। 1 कहीं ऑप्शन में है तो भाई बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन a आ रखा है यहाँ पे। अब इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो हमने इसको चेक किया तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हमने देखा एक आंसर इसका आ चुका, और एक कैसे निकालना है, तो यहाँ पर जब भी संरेखीय आपको 3 बिंदु दे तो इसका मतलब आपको देखना है कि भाई इसका क्षेत्रफल जो 0 आएगा उसको 0 रखा, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया, और उसके अकॉर्डिंग आंसर, डन। तो चलो भाई आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक कितना है, वो इतना दे रखा है भाई। त्रिभुज का केंद्र, ये क्या होता है त्रिभुज का केंद्र, तो भाई त्रिभुज के केंद्र की बात करें तो यहाँ पर इस तरीके का है, ये त्रिभुज हमने बनाया। ठीक है, इसकी माध्यिका जब खींचते हैं तो पहली माध्यिका ये आ गई, दूसरी माध्यिका ये आ गई, और तीसरी माध्यिका ये आ गई। ठीक है, तो ये जो बिंदु आता है ये त्रिभुज का केंद्र है। ठीक है, और ये केंद्र कितना दे रखा है, तो केंद्र दे रखा है 1 4 दे रखा है, ये केंद्र दे रखा है, यानी ये मैंने O मान लिया बीच में, और ये A है ये B है, और ये C है। O को हमने मान लिया 1 और 4। चलो भाई ठीक है, तथा इसके 2 शीर्ष के निर्देशांक ये दे रखे हैं, इसके 2 शीर्ष मतलब मान लो A हमें दे रखा है 4 और -3, और दूसरा में दे रखा है -9 और 7 है, -7 नहीं 7 है।
भाई ये दो निर्देशांक हमें दे रखे हैं और उसके बाद ओ के निर्देशांक हमें पता है, सी के निर्देशांक नहीं है, तो भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल है, भाई इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा वो हमें याद करना है। अच्छा एक चीज देखिए, जब ये केंद्र पे यहाँ पर है, यानी मैं कह सकता हूँ ये है 1 और 4 है, ठीक है भाई। अब यहाँ से एक चीज हमेशा याद रखना, क्या याद रखना है कि भाई इस त्रिभुज के अंदर जो मैं ये त्रिभुज देखूंगा, ये वाला त्रिभुज मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, ये त्रिभुज हो गया। और दूसरे त्रिभुज की बात करें तो हमारे पास, अगर मैं कहता हूं, एक मिनट, हाँ, यहां पर बात करें भाई, ये वाले त्रिभुज की बात करें, इस त्रिभुज की बात करें, ठीक है, और तीसरा त्रिभुज इधर, 3 त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, एक ब्लू वाला, एक ब्राउन वाला, एक रेड वाला, 3 त्रिभुज है, ठीक है। अब इन तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, तीनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो यहाँ पर हमने क्या पूछा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज मतलब ये जो बड़ा त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूंगा, इसको 3 से गुना कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी इस छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला और 3 से गुना किया, आंसर आ गया। और छोटे त्रिभुज के तीनों शीर्ष पता है, तो भाई बिल्कुल पता है भाई, ए हमें पता है, ओ हमें पता है, बी हमें पता है, तो इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसका क्षेत्रफल हम निकालते हैं तो क्या आएगा भाई, हमने लिखा है यहाँ पे क्षेत्रफल ए ओ बी, इसका क्या होगा, तो भाई इसमें लिख सकते हैं 1/2। पहले तो हमारा फॉर्मूला ही आएगा जो कि क्या होता है, x1 और 23 आएगा, ठीक है, फिर x2, फिर 31 आता है, फिर x3 और 12 आता है, 1 2, ये हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या क्या आ रहा है, ये हमारा x1 और y1 है, ठीक है, ये x2 और y2 है। और इसकी बात करें, इसको मैंने जो यहाँ लिख दूंगा, यहाँ थोड़ा सा लिखा नहीं जाएगा इसलिए हम यहाँ लिख देते हैं, और ये आ गया x3 और y3 आ गया, ये चीज़ें, इन तीनों बिंदुओं को रखना शुरू करते हैं। तो रखेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ मैंने देखा ये 1/2 आ रहा है। और x1 की बात करें, x1 कितना है 4, तो 4 लिखा मैंने, ठीक है भाई। और y1 की y2 की बात करें तो कितना है, तो y2 हमारे पास है 7, तो 7 लिख दिया। माइनस में y3 कितना है 4, तो 4 लिख दिया। प्लस में x2 कितना है, तो x2 हमारे पास -9 है, तो -9 लिख दिया। उसके बाद y3 कितना है, तो 4, तो 4 लिख दिया। y1 कितना है, तो भाई y1 हमारा -3 है, तो ये -3 लिख दिया, ठीक है भाई, ये आ गया। और प्लस में अब उसके बाद क्या आएगा, x3 आएगा, x3 कितना 1 है, तो 1 लिख दिया, ठीक है भाई। और उसके बाद y1 कितना है हमारे पास, तो y1 -3 है, तो -3 लिखा। और भाई y2 की बात करें कितना है 7, तो 7 लिख दिया। और ये हमारे पास पूरी वैल्यूज को हमने रख दिया है, डन। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ भाई आंसर क्या आ रहा है, तो 1/2 है, 7 में से 4 गया, 3 बचा, 3 चौक 12 आएगा, तो भाई 12 लिख दिया। अब यहाँ से बात करें तो भाई 4 और ये कितना आ रहा है, माइनस प्लस होगा, 4 3 7 होगा, और 9 7 63 आ रहा है, यानी -63 आ रहा है, ठीक है भाई, -63 आ रहा है। इसकी बात करें तो 7 3 10 माइनस का, और ये -10 आ जाएगा, ठीक है भाई, ये चीज़ आ गई वैल्यू। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं भाई क्या हो रहा है, तो भाई 12 में से 10 गया तो -2, मतलब 2 बचा, और ये 61 आ रहा है माइनस का। भाई यहाँ देखा तो हमने माइनस का 61 आ रहा है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, कभी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल या फिर किसी का भी क्षेत्रफल नेगेटिव में नहीं होता, तो माइनस नहीं आएगा, ये प्लस आएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हुए 61/2 आएगा, ठीक है, ये चीज़ आ गई है, डन। अब ये तो आ गया एक का, लेकिन हमें चाहिए पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब त्रिभुज ये क्षेत्रफल चाहिए हमें ABC का, भाई पूरे का क्षेत्रफल चाहिए। तो इसको हम गुना करेंगे 3 से, तो 3 से गुना किया तो 3 गुने में 61/2 आएगा, तो 6 18 183/2 आ रहा है, ठीक है। क्या ऑप्शन में कहीं ऐसा है, तो भाई 183/2, ये सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ हमने देखा कि भाई कैसे हम इसके केंद्र से क्वेश्चन को रिलेट कर पा रहे हैं, और केंद्र कहाँ होता है त्रिभुज का, ये आपने अभी जाना, ठीक है, कि भाई इसमें हमने तीनों माध्यिकाएं खींची, और माध्यिकाओं के बाद जो बीच में बिंदु आया है वो उसका केंद्र है। और इसमें जब ये 3 त्रिभुज जो बनते हैं वो तीनों का क्षेत्रफल बराबर होता है, इसलिए हमने किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, उसको 3 से गुना किया, और आंसर हमारे सामने, डन। तो इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो इसको हमने चेक किया तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ में दे रखा है बिंदुओं 1 और 2 बिंदु दे रखा है, को मिलाने वाली रेखाखंड y अक्ष है, मतलब इन दोनों को मिलाने के लिए एक y अक्ष पर y अक्ष जो है, जो जिस अनुपात में विभाजित करता है, मतलब हमें वह बिंदु बताना है, मतलब उसका अनुपात बताना है जो इन दोनों को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, y एक्सिस। यानी कि मैंने यहाँ पर एक लिखा लाइन, और यहाँ पर ये आ रहा है भाई कितना, -3 और -4 आ गया, और ये लिख दिया 1 और -2,
ठीक है, और बीच में कोई y एक्सिस कट कर रही है, अगर y एक्सिस कट कर रही है, y एक्सिस पर है, यानी वो बिंदु क्या होगा, तो y का मान तो होगा लेकिन x 0 होगा भाई, y का मान तो होगा लेकिन x 0 होगा। अब इसका अनुपात निकालेंगे तो ये आएगा भाई, जब भी अनुपात निकालना हो तो k और 1 मानते हैं, क्या भाई, जब भी अनुपात निकालना हो तो k और 1 मानते हैं। और यहां से मुझे k और 1 की बात करें तो ये क्या होता है, x होता है, y होता है, और फॉर्मूला क्या था x और y निकालने का, x का फॉर्मूला था भाई nx1 प्लस mx2 बटे में n प्लस में m, भाई यही फॉर्मूला था, ठीक है, जिसमें हम देखते थे भाई क्या, ये m था और ये n था, और ये x1 और ये y1 था, और ये x2 और ये y2 था, भाई यही होता था, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग फार्मूला था। इसके अकॉर्डिंग फार्मूला जब यहाँ लगाएंगे तो ये वाला x होता था और ये y था, तो x का मान तो 0 है। देखो वही वैल्यूज रखेंगे, यहाँ पर दो ऑप्शन है, y से भी कर सकते हैं, x से भी कर सकते हैं, लेकिन हम x से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि x का एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता है, 0 पता है, इसलिए तो हमने यहाँ पर 0 लिखा। अब बराबर में nx1, n की बात करें तो कितना 1 है, 1 को हमने गुना किया -3 से, 1 को गुना किया हमने -3 से, ठीक है भाई, प्लस में k को गुना किया हमने 1 से, ठीक है, और बटे में आ गया k प्लस में 1, मतलब नीचे वाले n प्लस में हम दोनों को जोड़ना है, यानी k प्लस में 1 आएगा, ये आ गया हमारे पास। इसको उठा के इस साइड ले आएंगे तो 0 हो जाएगा, और ये आ जाएगा भाई -3 और प्लस में k आ रहा है, इस -3 को उधर भेजेंगे तो 3 बराबर में k आ गया, यानी यहां से हम देख रहे हैं k का मान 3 आ गया। अब k के मान 3 का मतलब क्या है, तो यहाँ 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है 3/1, यानी इसका मतलब होता है 3:1 आ गया यहाँ पे, ठीक है, तो यानी ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, तो भाई ये थर्ड ऑप्शन दिख रहा है 3:1, तो यहाँ पर हम इसको ले सकते हैं भाई 3:1 इसका आंसर होगा। इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो हमने देखा भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम, ओके। तो यहाँ पर हमने देखा भाई कोई भी रेखा को कोई एक बिंदु जब विभाजित करता है तो उसके अनुपात हम किस अनुसार निकालते हैं, ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस सेशन में हमने जिसके अंदर MCQ पार्ट 1 को हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए, जो कि बेहतरीन क्वेश्चन थे। इसी अनुसार हम इसके आगे के पार्ट्स भी लेके आएंगे, जो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे, तो उसके लिए भी साथ में बने रहना। यहाँ तक आप बने हुए बहुत अच्छी बात है, आगे भी साथ में बने रहने भाई, और भी बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं और आपके सारे कंसेप्ट को करने वाले हैं क्लियर, ओके। चलो भाई, इसके बाद मैं फाइनली आपको बताना चाहता हूं मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है KG से लेकर 12th क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और आप लोगों की सुविधाओं के लिए मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट, जो कि है www.magnetbrains.com। चलो भाई ठीक है, इस वेबसाइट की खास बात क्या है, ऐसा क्या खास बात है भाई, तो खास बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पे आपको मिलने वाला है पूरा कोर्स बिल्कुल अरेंज फॉर्म में, सिस्टमैटिक तरीके से। ऐसा नहीं कि एक वीडियो यहाँ एक वीडियो वहाँ आप ढूंढते रहो, ढूंढ के अपना पढ़ो, ऐसा नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल अरेंज तरीके से यार, वो कैसे, तो यहाँ आप देख सकते हो भाई सबके सेक्शंस अलग अलग बना रखे हैं, जैसे कि इंग्लिश मीडियम अलग है, हिंदी मीडियम अलग है, NTSC ओलंपियाड, इस तरह से बढ़ते बढ़ते सबके सेक्शन अलग हैं। और भी किसी चीज़ों की बात करें, जैसे कि यहाँ पर है भाई स्पोकन इंग्लिश, IIT JEE नीट UPSC, भाई अलग अलग बहुत सारे सेक्शन अवेलेबल हैं। यानी अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स में लाइक करते हैं, किसी भी कोर्स को पढ़ना चाहते हैं, उस कोर्स पर क्लिक कीजिए और उसके सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर देख सकते हो, ओके। और बाकी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ भाई इसको कैसे क्या करें, भाई पूरा थोड़ा सा डिटेल में आइए। डिटेल में आए तो क्या चीज़ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप हिंदी मीडियम है तो आप हिंदी पे क्लिक कीजिएगा, आप यहाँ पर 10वीं कक्षा में तो 10वीं कक्षा पे क्लिक कीजिएगा। 10वीं पर क्लिक करते के साथ आप देखोगे यहाँ पर बहुत से टीचर्स अवेलेबल है, यानी यहाँ पर 10वीं कक्षा के जितने भी टीचर्स हैं सारे के सारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। और यहाँ पर आपको किसी भी विषय में कोई भी दिक्कत होती है तो आप क्या करोगे, उस विषय के टीचर के नीचे वॉच नाउ लिखा, वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए और उनके सारे पूरे कोर्स का फ़ायदा उठाइए। फॉर एग्जांपल आपको करना है मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स कंप्लीट, तो आप मेरे सामने यहाँ वॉच नाउ पे क्लिक करोगे और क्लिक करते ही आप देखोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर दिखेगा, भाई ये दिख रहा है, जिसमें पाठ्यक्रम परिचय है, वास्तविक संख्या है, और भी बहुत से चैप्टर्स यहाँ पर कंप्लीटेड हैं। और इनमें क्या क्या चीज़ें, तो भाई इनमें आपको मिलने वाला है, सबसे पहले किसी भी चैप्टर पर क्लिक करोगे, क्लिक करते उसका सबसे पहले मिलेगा आपको कॉन्सेप्ट वीडियो, उसके बाद मिलेगा आपको NCERT का पूरा सॉल्यूशन मिलेगा, फिर पूरे मिलेगा 1 शॉर्ट वीडियोज़ मिलेंगे, उसके बाद MCQs मिलेंगे, उसके बाद उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब कि बहुत सारी चीजें यहाँ पर। यानी अब आपको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी कोई कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है, कहीं भी कोई ट्यूशन क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हर चीज़ एकदम बेस्ट क्वालिटी में आपको मिलने वाली है और मिल रही है, तो भाई इसका तो फायदा उठाइए आप, ओके। तो आपको बस ये करना है, किसी भी चैप्टर पर क्लिक करना है, उसमें वीडियो आ जाएगी, उस पर क्लिक करना है, क्लिक करते इस तरह से वीडियो प्ले हो जाएगी और आप इसका फायदा उठा सकते हो, ओके। चलो भाई उसके बाद मैं फाइनली आपको बताना चाहता हूँ कि भाई मैग्नेट
मैग्नेट ब्रेन ने हिंदी मीडियम में जो कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं, जिसका आप इसका फ़ायदा भी उठाए, तो इन चीज़ों को आप अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, या फिर कोई भी जान पहचान में जो इन कक्षाओं में पढ़ते हैं उनको ये चीज़ें सजेस्ट कीजिए, जिससे उनको भी इसका फ़ायदा मिले। भाई आपको तो इसका फ़ायदा मिल ही रहा है, उनको इसका फ़ायदा मिले तो भाई बहुत अच्छी बात होगी। और इसी के साथ कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते रहिए। ओके बाय, थैंक यू।